हेलो बच्चों। देखिए, हमने कल जो सक्सेसफुली आप लोगों का पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हमने पूरा क्या लिखूं हमने पढ़ लिया था। और हमने इसमें बात कर ली थी कि निबंध कैसे लिखा जाता है, और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का के बारे में भी जान लिया था। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डिटेल में इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, एक एक करके करेंगे क्योंकि आपका 9th का एग्जाम बेटर हो हिंदी में। देखिए, बहुत सारे एग्जाम में आपको हो सकता है कुछ बच्चों का मैथ वगैरह में कमजोर हो, ठीक है, पासिंग मार्क ला देते हैं, लेकिन वो हिंदी में अपना वेटेज ले सकते हैं, मतलब उनका नंबर बढ़ सकता है। अगर हिंदी वगैरह ढंग से पढ़ ले तो उनका वेटेज बढ़ जाता है। ठीक, नंबर बढ़ जाएंगे, परसेंटेज आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक, इसलिए इसको ध्यान में रखना है कि हिंदी को इग्नोर नहीं करना है। और आप घबराने की जरूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा। ऐसे ही आपको पूरा आपका पूरा पीडीएफ भी दे दिया करूंगा। टेलीग्राम और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से पूरा एक एक करके एक एक लाइन का मतलब समझाते हुए एक एक प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न का जो है क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको। तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आराम से करिए। एक समय के बाद मैं लाइव भी करने लगूंगा, अभी तो मैं रिकॉर्डेड सब अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन एक समय के बाद लाइव क्लासेस देना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पर ही। तो आज क्या है, आज हम प्रैक्टिस देखने वाले हैं पूरा यहाँ से, रचना से संवाद, एक एक करके देखेंगे। मल्टीपल चॉइस वाला है अभी। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न क्या है, हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। प्रश्न है कि हेड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु वह हैट है, खूंटी नहीं। निबंध में हेड और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है। ठीक है, पहले हम इसको समझेंगे अच्छे से और फिर उसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर तो वैसे क है कि विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना। ठीक है, इसका उत्तर ये है, विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना। का मतलब क्या है कि जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं वो क्या बताना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि निबंध में केवल विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि क्या, लेखक अपने भाव और विचार कैसे व्यक्त कर रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए टॉपिक क्या है, बारिश है, तो दो लोग जो है अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं बारिश के बारे में। कोई खुशी बताएगा, कोई दुख या यादें बताएंगे, यानी विषय वही है, लेकिन जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस है, वो अलग अलग है। ठीक, इसलिए क वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। मांटेन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है। ठीक है, तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा कि अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। मतलब लेकिन समझेंगे इसका, देखिए, उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, लेखक किस निर्णय पर पहुंचता है, तो अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। तो समझते हैं इसको। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं वो समझते हैं कि सबसे अच्छा लेखन वही है जो अपने अनुभव, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, और जो आपकी सच्ची भावनाएं हैं, भावनाओं से लिखा जाता है। मतलब जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जो आपकी सच्ची भावनाएं, जो आपके इमोशंस अंदर हैं, उसी से लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए अगर कोई अपने गाँव की यादों पर दिल से लिखे तो ज़्यादा असरदार लगेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लिखेगा। ठीक है, बजाय केवल कि किताबों की बात लिखना। मतलब किताब पढ़ा और किताब की बातें लिख दी, उससे तो कुछ काम चलेगा नहीं। ठीक है, आपने कोई किताब देखी, उसमें कुछ बातें लिखी थी, आपने पढ़ा उसको, एक दो तीन कर पढ़ लिया, फिर उसको जाकर लिख दिया, कोई मतलब नहीं है। आपने कुछ आपका कुछ एक्सपीरियंसेस है, मान लीजिए आप कहीं घूमने गए हैं, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश चले गए घूमने, देहरादून चले गए घूमने, वहाँ पहाड़ को देखा, आपने एक्सपीरियंस किया, आपके अंदर कुछ भावनाएं उमड़ी, तो जब आप उसको लिखेंगे तो वो ज़्यादा गहरा होगा, न कि कोई किताब पढ़ा हुआ। ठीक, अब तीसरी बात क्या है, तीसरा ये है कि तरुणों के लिए भविष्य भविष्य उज्जवल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद। यह तुलना किस पर आधारित है, इसका उत्तर है घ, ये अभिलाषा और अनुभव पे आधारित है। इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका मतलब ये है कि युवा लोग जो है भविष्य के सपने देखते हैं, ये हमने पढ़ा था। बूढ़े लोग अपने पुराने अनुभवों और यादों को अच्छा मानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे यंगस्टर, मतलब आप लोग क्या सोचते हैं, भविष्य में मेरी जिंदगी शानदार होगी। ठीक है, बुजुर्ग क्या सोचते हैं कि हमारा पुराना समय बहुत अच्छा था। ये बात यानी युवाओं में अभिलाषा होती है, यानी सपने होते हैं, और बुजुर्गों में अनुभव और यादें होती हैं। समझ में आया, इसलिए घ ऑप्शन सही है, अभिलाषा और अनुभव। अभिलाषा युवाओं के लिए, अनुभव बुजुर्गों के लिए। ठीक, अब चौथी बात देखेंगे और पांचवी बात भी समझ लेंगे हम। ठीक, देखिए, चौथी बात क्या है कि निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है।
ठीक है, तो इसका क्या उत्तर होगा, सोच के बताएंगे। देखिए, इसका उत्तर ये है ख। एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए। हाँ, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए। अमीर खुसरो ने जो है एक ही कविता में क्या क्या बताया था, आपको याद है? पिछले जो आपने अगर सेकंड चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लीजिए, फिर अभ्यास बस करिए। तो अमीर खुसरो का एक लाइन वहां पे आया था जिसमें खीर, चरखा, कुत्ता, ढोल के बारे में बोला गया था। तो चारों विषयों को एक साथ जोड़ दिया था, और मैंने उसको अंडरलाइन भी करवाया था कि आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको पूछेगा ही पूछेगा। 10th के एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। तो चारों विषयों को जोड़ दिया गया था। लेखक क्या बताना चाहते थे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या दिखाना चाहते थे कि एक एक प्रतिभाशाली लेखक कई विषयों को एक साथ जोड़ सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूबर है, ठीक है, वो इतिहास, विज्ञान, राजनीति को जोड़कर एक ही वीडियो बना दे, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। ठीक, तो वैसे ही ये ख उत्तर सही हो जाएगा। और अब पांचवी बात देखते हैं, निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है। समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है, इसका उत्तर होगा क। सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। ठीक, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हर समय जो है समाज में नई समस्याएं आती रहती हैं, इसलिए सुधार की जरूरत कभी खत्म नहीं होती, रिफॉर्म हमेशा चलते रहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे हर समय काल में, जैसे 21वीं सदी, 20वीं सदी, ठीक है, रिफॉर्मर पैदा होते रहते हैं, क्योंकि नए समय में नई नई समस्याएं आती रहती है, तो समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तो पहले की समस्या क्या थी, सती प्रथा, बाल विवाह। आज की समस्याएं क्या है, फेक न्यूज है, साइबर क्राइम साइबर क्राइम वगैरह हो गया, मोबाइल का एडिक्शन लगा हुआ है, लोग लत लग गई है एडिक्शन, तो इसलिए हर समय में नए सुधारों की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक, तो हमने क्या क्या कर लिया, पांचों कर लिए, और आराम से किया। घबराना नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगा, एकदम निश्चिंत होकर बैठिए और बस देखिए और सुनिए। और लेट के भी अगर आप पढ़ रहे हैं ना तो आराम से लेट के भी देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं लगाया जाएगा कि बैठ के पढ़िए, थका हुआ शरीर है लेट के पढ़िए, नहीं थका हुआ है तो बैठ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बस सुनते रहिए, आपको याद होता रहेगा चलते फिरते। आज के समय का पढ़ाई जो है इतना स्मार्ट हो गया कि आप चलते फिरते कहीं भी बैठे हुए पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, कोई भी फाउंडेशन तो है नहीं। तो पहले का हो गया क, दूसरे का हो गया घ, तीसरे का हो गया घ, और चौथे का हो गया ख, और पांचवे का हो गया क। ठीक, अब हम ये करेंगे, मेरे समझ में मेरे विचार, एक एक करके। इनका डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है, वो मैं बता तो रहा ही हूँ, आपको मिल भी जाएगा। एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उसको उत्तर लिखिए, मतलब चर्चा के बाद उत्तर लिखिए। तो पहला क्या है, निबंध लेखन के विषय में एजी गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है, मतलब पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के विचार में और एजी गार्डिनर जो हम बुक पढ़ रहे थे तो एक नाम आया था ना ये, तो इनके क्या विचार है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके आइडियोलॉजी में, विचारों में क्या अंतर है। देखिए, एक आंसर क्या है इसका, कि एजी गार्डनर क्या है, उनका क्या मानना था कि निबंध लिखना एक विशेष मानसिक स्थिति में होता है। ये मानते थे कि एक विशेष मानसिक स्थिति में होता है, जब मन में अचानक भावनाएं और विचार उमड़ते हैं तब लेखक आसानी से लिखने लगता है। उनके अनुसार लेखन क्या है, स्वाभाविक रूप से बहता है। ठीक है, ये थे एजी गार्डनर का मानना। लेकिन पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के विचार क्या थे, वो क्या बोलते थे, वो कहते थे कि निबंध लिखने के लिए सोच विचार करना पड़ता है, विषय पर मेहनत करनी पड़ती है, सामग्री जुटानी पड़ती है। उसके अनुसार अच्छा निबंध केवल भावनाएं से नहीं। ठीक है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या बोल रहे हैं कि भावनाओं से नहीं, केवल भावनाओं से नहीं, भावनाओं के साथ साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा, आपके एक्सपीरियंस भी काम आएंगे और आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके एक अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। तो ये एजी गार्डनर बोल रहे हैं कि आपकी जो एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, जैसे मान लीजिए बारिश का मौसम आया तो आपके मन में भावनाएं आई बारिश को लेकर, तो आपने तुरंत लिख दिया। लेकिन गार्डनर क्या बोल रहे हैं, फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, केवल भावना नहीं, भावनाएं तो है ही, चलिए मान लीजिए बारिश आ गई, ठीक है, लेकिन हमें सोचना होगा, विचार करना होगा, थोड़ा मेहनत करनी होगी, थोड़ी बारिश के बारे में सामग्री जुटानी होगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, के बाद हम एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे। तो एजी गार्डनर केवल अपने विशेष मानसिक स्थिति के बारे में बात कर रहे थे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी उससे एक कदम आगे बढ़े। उन्होंने विशेष मानसिक स्थिति को तो पकड़ा ही पकड़ा, उन्होंने एक दो तीन बातें और जोड़ दी कि हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद हम एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तो गार्डनर की क्या सोच है, वो सोचते हैं कि जैसे कि मान लीजिए जैसे किसी को अचानक बारिश देखकर कविता लिखने का मन हो, जो मैंने बताया। और बच्चे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की क्या सोच है
जैसे परीक्षा के लिए पर्यावरण संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए जानकारी इकट्ठा करना, ये डिफरेंस है। ठीक है। तो गार्डनर जो एजी गार्डनर लेखन को स्वाभाविक भावनात्मक प्रक्रिया मानते थे, जबकि बख्शी जी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है लेखन को मेहनत और विचार की प्रक्रिया मानते हैं। ये इनका मेजर डिफरेंस है, ये वर्ड याद रखिएगा। स्वाभाविक भावनात्मक प्रक्रिया, मेहनत, और बख्शी जी का क्या है, मेहनत और विचार की प्रक्रिया। ठीक है। तो ये उत्तर आपके पास आ गया। दूसरा प्रश्न क्या है, घबराएंगे नहीं, सोच सोच के समझ समझ के एक एक लाइन करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम लिख पाएंगे। हड़बड़ी होगी, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, लेखक के अनुसार समृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्टि के कारण भिन्न हैं। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के क्या क्या कारण हो सकते हैं, हमने जो पढ़ा है वही बताएंगे कि हमारे आपके हमारे विचार से क्या दिक्कत है। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, हमने जो जो पढ़ा है वो कर लेंगे। देखिए, जो बच्चे पढ़े होंगे वो तो उनको इसका आंसर पता होगा, लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट जंप किया है यहाँ पे, तो उनके लिए भी आसानी हो कि यहीं से काम कर ले, काम हो जाएगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, किताब तो पढ़ना पड़ेगा। जब किताब पढ़ेंगे तब आपको पैरा पता चलेगा, तभी आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें। ठीक। उत्तर देखिए क्या है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के अनुसार क्या है, तरुण का मतलब है युवा, यंगस्टर्स। युवा और वृद्धों दोनों वर्तमान समय में, वर्तमान से वर्तमान समय से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, ये दोनों में दिक्कत है, लेकिन उनकी असंतुष्टि के कारण अलग अलग है, मतलब अनसेटिस्फाई है, तो अनसेटिस्फैक्शन का उनका अलग अलग कारण है। यंगस्टर्स का अलग है, बुजुर्ग जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका अलग है। तो यंगस्टर्स के अनसेटिस्फाई होने का रीजन क्या है, मतलब आप लोगों को। तो युवा हमेशा जो है नए सपने देखते हैं, यंगस्टर्स, कि हमको कुछ बेहतर करना है, अपन कुछ नया करेगा, अपन तो कुछ नया करेगा। ठीक है। भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, बदलाव और प्रगति चाहते हैं। ठीक। और उन्हें क्या लगता है कि वर्तमान में बहुत समस्याएं हैं, समाज को बदलने की जरूरत है। ये यंगस्टर्स की सोच है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, आज के जो यंगस्टर्स हैं, वो अच्छी नौकरी, नई टेक्नोलॉजी, बेहतर शिक्षा, एजुकेशन और करप्शन फ्री एक सोसाइटी चाहते हैं। ठीक है। जब ये चीज़ें उनको नहीं मिलती है यंगस्टर्स को, तो असंतुष्ट हो जाते हैं, अनसेटिस्फाई हो जाते हैं। आप भी होते ही होंगे इन सब चीज़ों से। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी यंगस्टर हूँ, अभी तो बुढ़ा तो हो नहीं गया हूँ, तो मुझे भी इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है। तो ये मेरे भी असंतुष्टि के ये सब कारण है। ठीक है। दूसरा, वृद्धों के अनसेटिस्फाई होने का क्या रीज़न है, बुजुर्ग जो आपके घर में नाना नानी दादा दादी हैं, उनके असंतुष्टि का कारण। तो वृद्ध लोग क्या है, पुराने समय को याद करते हैं, अपनी पुरानी परंपराओं और मूल्यों को अच्छा मानते हैं। ठीक है। और उनके वैल्यू सिस्टम जो है पुराने वाले अच्छे मानते हैं। उन्हें क्या लगता है, बुजुर्गों को, उनको लगता है कि आज के लोग जो है पहले जैसे संस्कारी नहीं है, बिगड़ैल हो गए हैं, खराब हो गए, वो ये मानते हैं। और समाज में जो है मोरालिटी, नैतिकता जो है कम हो गई है, उनको ऐसा लगता है। ठीक है। वो अपने ही नॉस्टैल्जिया में रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे दादा दादी आपको अक्सर अपने आसपास कहते हुए सुनते होंगे, नाना नानी भी बोलते होंगे कि हमारे समय में लोग ज़्यादा ईमानदार और सम्मान करने वाले थे, वो सुबह उठते थे तो पैर छूते थे, ऐसे बोलते होंगे। तो इसीलिए वे वर्तमान से असंतुष्ट है। ठीक है। क्योंकि आज वर्तमान में ऐसा तो हो नहीं रहा है कि सब सुबह उठे तो बच्चा एकदम आज्ञाकारी होकर पैर छू ले, या उनकी मर्जी से किसी से शादी करे। अब अपने मर्जी से शादी करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं, तो उनको ये पसंद नहीं आता है, इसीलिए बुजुर्ग असंतुष्ट है। ठीक। समझ में? तो जो यंगस्टर्स हैं उनके असंतुष्टि का कारण अलग है, और वृद्धों के असंतुष्टि का कारण अलग है। ठीक है। तो दोनों की सोच में अंतर है कि युवा भविष्य में सुख खोजते हैं, वृद्ध अतीत की यादों में अपना हैप्पीनेस खोजते हैं। इसी कारण दोनों, और दोनों जो है प्रेजेंट काल, वर्तमान से असंतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो युवाओं की असंतुष्टि के कारण उनकी आकांक्षाएं और सपने हैं, और जबकि वृद्धों की असंतुष्टि का कारण अतीत की मधुर स्मृतियां और वर्तमान से तुलना है। ठीक है। अब आएंगे तीसरे पे। बहुत ही सुंदर है ये प्रश्न, बहुत ही सुंदर है। अगर किसी ने इसको महसूस कर लिया ये प्रश्न ना, तो उसको उसकी आधी समस्या तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी। जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो घर में दादा दादी चिल्ला देते हैं तो असंतुष्ट रहते हैं वो, तो कारण समझिए। जो बच्चे हैं 9th के, वो समझे उनके दादा दादी क्यों असंतुष्ट रहते हैं आपसे। कारण ये है। तो उनके सामने थोड़ा एक्टिंग कर लिया करिए पैर छूने का, कि देखिए हम कितने अभी भी आप ही वाले हैं, तो वो मानेंगे कि नहीं मेरा बच्चा ठीक है। ठीक है, उनको खुशी मिल जाएगी थोड़ा। तीसरी बात, नमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती हैं?
उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाई आई। हम जब किताब पढ़ रहे थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं, तो उसमें नमिता और अमिता का नाम का उल्लेख आया था। जिन्होंने ध्यान दिया होगा उनको तो पता है, और जिनको नहीं पता है अब पता हो जाएगा। ठीक है, तो नमिता क्या चाहती थी कि जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है वो दूर के ढोल सुहावने विषय पर निबंध लिखे, और अमिता क्या चाहती थी कि वो जो लेखक है वो समाज सुधार विषय पर निबंध लिखे। मतलब नमिता नमिता अलग विषय चाह रही है, अमिता अलग विषय चाह रही है। और लेखक में क्या क्या कठिनाइयां झेलने पड़ी उनको, देखिए। पहला तो ये कि विषय बहुत बड़े थे, दोनों विषय जो है बहुत ही डेप्थ वाले थे, गहराई वाले थे, और बहुत ही सोचने की जरूरत थी उन विषयों पर। तो जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी थे समझ नहीं पा रहे थे कि इतने बड़े विषय को कम शब्दों में कैसे लिखें। दूसरी बात, सामग्री जुटाने की समस्या। लेखक के पास जो है टाइम भी नहीं था, और लाइब्रेरी या पुस्तकें भी नहीं थी। ठीक है, इसलिए उन्हें अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर लिखना था, कि अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने नॉलेज के आधार पे वो सारी चीजें लिखें। ठीक, तीसरी समस्या क्या थी उनकी, कि रूपरेखा बनाने में कठिनाई हो रही थी उनको। ठीक, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि निबंध लिखने से पहले जो है उनको रूपरेखा बना लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप आसानी से जल्दी जल्दी लिख पाते हैं। लेकिन जो राइटर थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, लेखक को, जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को पहले से पूरा ढांचा तैयार करना कठिन लगा, तो उनको रूपरेखा बनाने में भी कठिनाई आ रही थी। चौथी समस्या क्या थी उनकी, भाषा और शैली की समस्या। राइटर क्या सोच रहे थे कि उनके भाषा सरल हो, प्रवाह बना रहे हैं, निबंध रोचक भी लगे, लेकिन करे कैसे, ये समस्या थी उनकी। पांचवी बात किसमें चुनौती आ रही थी, कठिनाई आ रही थी, दोनों विषयों को जोड़ने की चुनौती थी उनको। लेखक ने अमीर खुसरो की तरह जो है दोनों विषयों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया, जो उनके लिए आसान नहीं था। बीच में एक बार उल्लेख आया था ना कि अमीर खुसरो को जो है प्यास लगी, तो वे कुएं के पास गए, वहां पे चार औरतें थी, चारों औरतों ने अलग अलग विषय दे दिए, अमीर खुसरो ने सब चारों विषयों को मिलाकर एक बना दिया। ठीक है, तो उसी का एग्जाम्पल देते हुए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी भी सोच रहे थे कि ये जो अमिता नमिता ने विषय दिए दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसमें भी कठिनाई आई। ठीक है, तो किन किन विषयों लेखक को तो, निबंध लिखने में विचार जुटाने, सामग्री तैयार करने, रूपरेखा बनाने और सरल शैली बनाए रखने जैसी कठिनाइयों का सामना करना। आप ये लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया कि उनकी क्या क्या कठिनाइयां थी। समझते रहिए बच्चों, आराम से अच्छे से करते रहना, दिक्कत नहीं आएगी। जब तक हम हैं तब तक कुछ दिक्कत होगा नहीं। ठीक है बच्चों, देखते हैं चौथा। निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन कौन सी युक्तियां सुझाई। आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है ना बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है इसका मतलब हमसे भी पूछा जा रहा है, तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। तो देखिए, हाँ, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने के लिए कई कई युक्तियां बताई है। अब वो युक्तियां देखिए। निबंध क्या है, छोटा और प्रभावशाली होना चाहिए। विषय से संबंधित सामग्री पहले इकट्ठा करनी चाहिए। निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। मतलब कहीं रुकावट ना हो, पढ़ते वक्त आप जैसे कोई कहानी मान लीजिए पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत ना आए, पढ़ते वक्त ऐसा ना लगे कि यार मजा नहीं आ रहा है, रुक रहा है, टूट रहा है, तारतम्यता टूट रही है, एक फ्लो में पढ़ते चले जाए, ऐसा होना चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध में क्या होना चाहिए, मुहावरे होने चाहिए, आपके लोक जीवन से जुड़ी हुई लोकोक्तियां होनी चाहिए, और उदाहरणों का यूज होना चाहिए। और लेखक के अपने अनुभव और भावनाएं भी उसमें झलकनी चाहिए, तब जाके माना जाएगा कि एक अच्छा निबंध लिखा गया है। ठीक है, अब मेरी बारी आ गई, अब मुझसे पूछा गया है, इसमें क्या था, आदर्श निबंध लिखने के लिए कौन सी युक्तियां है, तो युक्तियां हमने देख ली, ये है युक्तियां। अब क्या पूछा गया है कि आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं। तो हम किस तरह की तैयारी करते हैं, देखिए। मैं निबंध लिखने से पहले कैसी तैयारी करता हूँ, किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले मैं क्या करता हूँ, पहले विषय को अच्छी तरह समझता हूँ, आपको भी यही करना है। उससे संबंधित मुख्य बिंदु नोट कर लेना है, पॉइंट्स बना लेना है। पुस्तक, अपने बुक से, इंटरनेट से या अपने ज्ञान से जानकारी जुटाना, इकट्ठा करना। फिर निबंध की रूपरेखा बनाना, जैसे भूमिका बनाना, मुख्य भाग बनाना, मेन बॉडी बनाना, फिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, ये सब तैयार करना। ठीक है, फिर क्या है, सरल और प्रभावशाली भाषा में लिखने का प्रयास करना। ठीक है, तो ये तरीका है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर कोई विषय है पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो तैयारी में क्या होगा, प्रदूषण के कारण, ये हम हेडिंग बनाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे कि इसमें हम ये लिखेंगे।
पेड़ों का महत्व, सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, हमारे कर्तव्य क्या है, और ये इन ऐसे बिंदु जो है पहले से लिखे जाएंगे, फिर इन्हें जो है क्रम से निबंध में समझाया जाएगा। समझ में? ये पॉइंट्स बनाएंगे, फिर एक एक करके लिखना शुरू कर देंगे, तो दिक्कत खत्म हो जाती है हमारी। ठीक, तो निष्कर्ष में क्या बोलेंगे कि आदर्श निबंध वही माना जाता है जिसमें सही विचार, अच्छी भाषा, स्पष्ट रूपरेखा और लेखक की सच्ची भावना हो। समझ में आया? तो ये भी हो गया, अच्छे से हो गया। अब आगे देखते हैं पांचवी बात। मार्टेन ने जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है? ठीक है, देखिए, अब ये प्रश्न है, हम इसका उत्तर समझते हैं। तो निबंध लिखने में जो है देखने, सुनने और अनुभव करने का बहुत महत्व होता है। तो क्या महत्व है? इनसे जो है लेखक को वास्तविक जीवन की जानकारी और सच्ची भावनाएं मिलती है। जब राइटर जो है समाज को ध्यान से देखता है, लोगों की बातें सुनता है और जीवन के अनुभव प्राप्त करता है, तो उसका लेखन जो है अधिक जीवंत और प्रभावशाली हो जाता है और लोग रुचि लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके आसपास के जीवन से जुड़ा हुआ चीजें लिख जाइए, गरीबी के बारे में लिख दिया गया और उसमें रियल लाइफ एग्जांपल कोट कर दिए गए। मान लीजिए आपका दोस्त है, बहुत गरीबी में था, तो उसके बारे में किसी ने लिख दिया, तो आप पढ़ेंगे तो रुचि लेके पढ़ेंगे, यार यार इसके साथ हो क्या गया, देखा जाए। ठीक है, तो वैसा लिखना तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जीवंत लगता है, प्रभावशाली लगता है और रोचक बन जाता है। ठीक, देखने की उपयोगिता, देखने से जो लेखक को वास्तविक घटनाओं और परिस्थितियों का ज्ञान होता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि लेखक जो है गांव की गरीबी, किसानों की मेहनत या शहर की भीड़ को स्वयं देखता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उन्हें अधिक सजीव तरीके से लिख सकता है। सजीव तरीके से क्या मतलब, ऐसा लगेगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप ही हैं, आप उस कहानी में खो जाएंगे, तो अधिक सजीव लगता है। समझ में? आपको लगेगा कि हाँ यार मैं भी शहर गया था, तो ऐसी समस्याएं झेलनी पड़ी थी, तो ये तो बहुत ही सही चीज लिखी गई है, तो सजीव लगने लगता है। सुनने की उपयोगिता क्या है? दूसरों की बातें, विचार और अनुभव सुनने से लेखक का ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए, किसी बुजुर्ग से स्वतंत्रता संग्राम की कहानी सुनकर लेखक क्या है, अच्छा ऐतिहासिक निबंध लिख सकता है। ठीक, अनुभव की उपयोगिता क्या है? आपने एक्सपीरियंस किया है तो वो कैसे यूज हो सकता है? तो आपके जो जो अपने अनुभवों से लेखन में सच्चाई और इमोशनल इफेक्ट आता है, भावनात्मक प्रभाव बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे छात्र ने परीक्षा का तनाव खुद महसूस किया, जैसे आप खुद एग्जाम देने गए और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील किया। ठीक है, अब वो परीक्षा का महत्व अगर मान लीजिए आपको विषय दिया जाए, तो उस विषय पर अधिक प्रभावशाली निबंध लिखा जा सकता है। आप खुद लिख देंगे, आप खुद बेहतर निबंध लिख देंगे कि लाइए सर मैं लिख देता हूँ बढ़िया से, फिर आप अपने एक्सपीरियंस उसमें घोल देंगे कि आपने क्या क्या फेस किया है, तो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष में लिखना ये है कि निबंध लेखन के लिए देखना, सुनना और अनुभव करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं से लेखन में सच्चाई और गहराई और जीवंतता आती है। ठीक, तो देखिए बच्चों, हमने ये सब कर लिया, ये सारी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ेंगे, निबंध लिखने की कला देखेंगे, फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें एक एक करके देख लेंगे। मेजर चीज़ें तो हो गई हैं, पहले पढ़ते हैं इसको। निबंध लिखने की कला। निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पे निबंध के बारे में बताया जा रहा है कि निबंध क्या होता है। निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? बांधना, नी प्लस बंध। ठीक है, मतलब ये कि भली भांति बंधा हुआ, गठा हुआ। ठीक, ये क्या है? विधा, गद्य की विधा है। मैंने बताया था गद्य और पद्य क्या होता है। ठीक है, तो ये गद्य की विधा है, जिसमें रचनाकार किसी विषय पर अपने अनुभव, विचार, दृष्टिकोण और भावनाओं को तार्किक, भावनात्मक और क्रमबद्ध और साहित्यिक रूप से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब देखिए शैली का अर्थ बताया गया है। इस शैली का अर्थ क्या होता है, तो देख लेते हैं एक बार शैली का अर्थ क्या होता है। देखिए, शैली का अर्थ क्या है? शैली का अर्थ अभिव्यक्ति का ढंग होता है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको किसी से कुछ कहना है, तो आप गाना गा के कह सकते हैं, रो के कह सकते हैं, ठीक है, गाली दे के कह सकते हैं, बिना गाली दिए कह सकते हैं, प्रेम से कह सकते हैं। ये जो अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो ये अभिव्यक्ति का ढंग है।
लेकिन जब ये तो बोलने के टाइम पे है, लेकिन जब लिखेंगे तो लिखने का क्या ढंग होगा, लिखने की क्या अभिव्यक्ति होगी, किस तरीके से बोलेंगे, व्यंग करके लिखेंगे, साधारण शब्दों में कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी शैलियाँ होती हैं, तो अभिव्यक्ति का ढंग होता है। निबंधकार क्या है, विभिन्न प्रकार के विषय को प्रस्तुत करता है। इस पाठ में निबंध लेखन की प्रक्रियाओं के विषय में चर्चा की गई। दिए गए आरेख को देखिए और इसके आधार पर एक निबंध लिखिए। अगर आपको निबंध लेखन का कोई और ढंग बेहतर लगता है तो उसे ऐसे ही आरेख से दर्शाइए और बताइए कि वह आपको वह ढंग क्यों बेहतर लगता है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई विषय हमें लेना है और इसमें प्रेरणा, विषय चयन, सामग्री संग्रह, रूपरेखा निर्माण, शैली निर्धारण, लेखन समापन, ये सब करना है। तो समझते हैं इसको पहले। ये सारी चीजें आपने देख ली। तो निबंध लिखने की कला। तो निबंध क्या होता है? निबंध का क्या मतलब है? किसी विषय पर अपने विचार, अनुभव, भावनाएं और दृष्टिकोण को क्रमबद्ध तरीके से लिखना, एक फ्लो में लिखना। यानी जब हम किसी विषय पर विषय पर सोचते हैं, महसूस करते हैं और उसे अच्छी तरीके से लिखते हैं तो वो निबंध कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर टॉपिक क्या है, मोबाइल फोन, तो निबंध हम लिख सकते हैं। तो निबंध में हम क्या लिख सकते हैं? मोबाइल के फायदे, नुकसान, छात्रों पर असर और अपना अनुभव। तो निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? निबंध की भाषा सरल होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रमबद्ध मतलब एक एक चीज लिखी है आपने, तो इसका संबंध दूसरे से होना चाहिए, तो एक दूसरे से घुला मिला होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ ऐसा चीज लिख दिया जो इससे मिलता जुलता ही नहीं, मतलब तारतम्यता ही नहीं। और रोचक होना चाहिए। शैली क्या होती है? शैली का मतलब है कि लेखक अपनी बात किस तरीके से लिखता है। ठीक है ना, हर लेखक की शैली अपनी अपनी अलग अलग होती है। कोई व्यंग करके लिखता है, हरिशंकर परसाई जी को जानते होंगे, तो व्यंग करके लिखते हैं। कुछ लोग हाथ से हंसने हंसाने के तरीके से लिखते हैं, अलग अलग तरीके। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए साधारण शैली क्या है कि पेड़ हमारे लिए उपयोगी है, तो ये साधारण शैली है। सुंदर शैली क्या है कि पेड़ प्रकृति के फेफड़े हैं जो हमें जीवन देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी? सुंदर शैली। तो दूसरा वाला क्या है? ज्यादा प्रभावशाली लग रहा है। पेड़ हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है, लेकिन यही बात अलग तरीके से कही जा रही है। पेड़ जो है प्रकृति के फेफड़े हैं जो हमें जीवन देते हैं, तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। अभी हमने चित्र में देखा गया था ना कि चित्र में जो है निबंध लिखने की पूरी प्रक्रिया दिखाई गई है, तो बीच में विषय के बारे में बताया गया है, यानी जिस टॉपिक में हमें निबंध लिखना है। और विषय के आसपास 6 मुख्य बातें थी, जैसे प्रेरणा थी। ये सारी चीज़ें हमने देखी ना। ये विषय लिखा है, फिर ये प्रेरणा, ये फिर ये है, फिर ये, इसी के बारे में समझ रहे हैं। अगर आप जैसे प्रेरणा, लिखने की इच्छा या कारण। प्रेरणा मतलब आपने जो भी टॉपिक चुना है उसको लिखने की इच्छा और उसके कारण बताइए। एग्जाम्पल के लिए आपने कहीं प्रदूषण देखा और मन में लगा कि इसके बारे में लिखना चाहिए। ठीक। विषय चयन, टॉपिक सिलेक्शन, तो किस विषय पर लिखना है यह तय करना। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए पर्यावरण, शिक्षा, इंटरनेट, किसान। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, सामग्री संग्रह, तो मतलब विषय से जुड़ी हुई जानकारी इकट्ठा करना। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर विषय क्या है, जल संरक्षण, तो हमें पानी की कमी, वर्षा जल संचयन, पानी बचाने के उपाय जैसी जानकारी जुटाई जाएगी। ठीक है। रूपरेखा निर्माण, आउटलाइन, निबंध का ढांचा बनाना। एग्जाम्पल के लिए स्वच्छ भारत की रूपरेखा अगर हमें मान लीजिए टॉपिक है तो कैसे बनाएंगे? तो भूमिका में स्वच्छता का महत्व बताना, मुख्य भाग में मेन बॉडी में गंदगी की समस्या, सरकार के प्रयास, लोगों की जिम्मेदारी और निष्कर्ष में स्वच्छ भारत का संदेश देंगे। ठीक है। शैली का निर्धारण कैसे हुआ कि भाषा, कैसी भाषा में लिखना चाहिए? तो सरल होना चाहिए, सरल में लिखें, भावनात्मक रूप से लिखें, हास्यपूर्ण लिखें या गंभीर भाषा में लिखें, गंभीर शैली में लिखें। तो एग्जाम्पल के लिए बच्चों के लिए जो है सरल भाषा जो है, और यूपीएससी ऐसे जो है गंभीर और विश्लेषणात्मक भाषा। बच्चों के लिए अगर निबंध लिखना है, बच्चों को लिखना है तो सरल भाषा में, और यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में अगर आपको मान लीजिए लिखना है तो गंभीर और एनालिटिकल फॉर्म में लिखना होगा। लेखन और समापन। अब जो है पूरा निबंध लिखा जाता है तो अंत में निष्कर्ष दिया जाता है। ठीक है। तो निष्कर्ष एग्जाम्पल के लिए, यदि हम सभी पर्यावरण की रक्षा करें तो भविष्य सुरक्षित होगा, ये निष्कर्ष इस तरीके का होगा। तो पूरे डायग्राम का क्या मतलब है कि अच्छा निबंध लिखने के लिए प्रेरणा होनी चाहिए, सही विषय चुनना चाहिए, जानकारी जुटानी चाहिए, रूपरेखा बनानी चाहिए, सही शैली अपनानी चाहिए, फिर अच्छे से निष्कर्ष के साथ लिखना चाहिए। ठीक। अब लिखिए एक एग्जाम्पल। विषय क्या है? ऑनलाइन परीक्षा। प्रेरणा क्या है? कोरोना जब हुआ था, कोविड 19 के समय ऑनलाइन पढ़ाई देखी गई। ठीक। सामग्री क्या है? मोबाइल, इंटरनेट, फायदे नुकसान। रूपरेखा क्या बनेगी? परिचय, फायदे, नुकसान और निष्कर्ष। शैली क्या होनी चाहिए? सरल और समझाने वाली। निष्कर्ष क्या होगा? ऑनलाइन शिक्षा उपयोगी है लेकिन सीमाएं भी होनी चाहिए। ठीक है। तो निबंध लिखना केवल शब्द लिखना नहीं होता है, बल्कि सोचना होगा, जानकारी इकट्ठा करनी होगी आपको, और सही प्रस्तुति की कला होनी चाहिए आपको, तब जाके एक निबंध तैयार होगा।
तो समझ में आ गया। और अब कोई भी अब विषय आप चुनिएगा तो इसी फॉर्म में निबंध लिखना है। ठीक है बच्चों, तो तनाव नहीं होगा। आंखों में कुछ चला आ गया। एग्जाम में आपको निबंध लिखना होगा। एक एक तो हिंदी में एक निबंध आता है लिखने के लिए। ठीक है, 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा, और उस वक्त आपको निबंध लिखना होगा जब आपको पता होगा कि निबंध लिखने के तरीके क्या होते हैं। ये सारे टूल्स हैं जो बताए जा रहे हैं। इन टूल्स पे फोकस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें प्रश्न में क्या था, देखिए, अगर आपको निबंध लिखने का कोई और ढंग बेहतर लगता है तो उसे ऐसे ही आरेख से दर्शाइए और बताइए कि आपको वो ढंग क्यों बेहतर लगता है। अगर आपके मन में लगता है कि नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, किसी और तरीके से लिखेंगे, तो बताइए उसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भाव विस्तार। अब देखिए, हम इसको समझेंगे, फिर इसके बारे में, फिर नीचे इसका सब आंसर हम करेंगे। प्रश्न क्या है, देखिए, तरुण क्रांति के बारे में बताया गया है, युवा क्रांति के बारे में। यानी तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत के गौरव के संरक्षक होते हैं, ये हमने पढ़ा है। यदि उपर्युक्त वाक्य भाव विस्तार किया जाए तो कहा जा सकता है कि युवा पीढ़ी में किसी समस्या को लेकर आक्रोश की भावना प्रबल होती है। वह किसी भी समस्या के समाधान के लिए बैठकर बातचीत करने के बजाय उस पर त्वरित निर्णय लेना चाहते हैं, जबकि वृद्ध पीढ़ी किसी समस्या के समाधान के लिए अनुभव और परंपरागत ढंग पर विश्वास करती है। पाठ में से चुनकर कुछ ऐसे और वाक्य नीचे दिए गए हैं। इन वाक्यों को अपने शब्दों में भाव विस्तार कीजिए, मतलब उसको एसेंस देना है। ठीक है, जैसे ये दिया ना एक, तो इसी का भाव एसेंस, भाव विस्तार क्या किया गया, ये उसी तरीके से कुछ लाइन दी गई है, उसी का हमको करना है। जैसे जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। ऐसे ही करके ये भी है, तो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, ये हो गया है। भाव विस्तार करने वाली चीजें हम करने जा रहे हैं। पहला, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। देखिए, भाव विस्तार क्या है, तो इस लाइन का मतलब ये है कि जिन यंगस्टर्स ने, जिन युवाओं ने अभी तक जीवन की कठिनाइयों और संघर्ष का सामना नहीं किया है, उन्हें दुनिया बहुत ही सुंदर और आसान लगती है। ठीक है, मतलब जो अभी अपने माता पिता के भरोसे बैठे हुए हैं, उनको दाल रोटी सुबह शाम मिल जा रही है, तो उन्हें जीवन बड़ा आसान लगता है, सुंदर लगता है। वही उनको दाल रोटी बंद कर दिया जाए, पैसा देना बंद कर दिया जाए पूरी तरीके से, उनको खुद ही कमाना हो, तब उनका जीवन जो है इतना सुंदर नहीं लगेगा, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तब उनको असली दाल रोटी का मतलब समझ में आएगा। यही कहना चाहता है ये लाइन। ठीक है, कि जिन युवाओं ने अभी तक जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना नहीं किया है, उन्हें दुनिया बहुत ही सुंदर और आसान लगती है। वे केवल सपने और आकर्षण देखते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन की परेशानियों को नहीं समझ पाते हैं। और जब इंसान जीवन में नौकरी की चिंता, जिम्मेदारियां, आर्थिक कठिनाई देखता है, तब उसे वास्तविकता का ज्ञान होता है कि नहीं यार, हम अभी जो सोच रहे थे कि सब कुछ गुलाबी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है एकदम, तो वो ऐसा बात है नहीं। असल में नौकरी की चिंता, जिम्मेदारी, आर्थिक कठिनाई जब झेलता है एक बच्चा, तब उसको वास्तविकता का ज्ञान होता है कि यार जीवन इतना आसान भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, एक छात्र सोचता है कि नौकरी मिलने के बाद जीवन बहुत आसान और मजेदार होगा, लेकिन नौकरी मिलने के बाद उसे काम का दबाव हो रहा है, जिम्मेदारी समझ आ जाती है। ठीक है, ये बात। अब दूसरा, मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ है, नहीं काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि समाज में हर समय कुछ न कुछ बुराइयां और समस्याएं रही है, और इसी कारण जो है आप देखेंगे कि हर युग में सुधार की आवश्यकता पड़ती रही है। ठीक है, तो समाज बदलता रहता है, इसलिए नई समस्याएं भी पैदा होती रहती हैं। उन्हें दूर करने के लिए समाज सुधारकों की जरूरत पड़ती है। तो समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। भाव ये है कि समस्या कभी खत्म नहीं होगी, सुधार सुधार हर समय होता रहेगा। और ये बार बार दोहराई जा रही है बात। पहले क्या था, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी समस्या थी। आज क्या है, भ्रष्टाचार है, पॉल्यूशन है, साइबर क्राइम हो रहा है, ये समस्या है। इसलिए सुधारों का कार्य कभी समाप्त नहीं होता। अब देखिए, आज जो तरुण है, ये लाइन देख रहे हैं, आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। देखिए, मतलब आज आज जवान है, कल को बुढ़े हो जाएंगे, फिर जब आप जवान थे तो अपने जवानी के टाइम की चीजों को याद करेंगे, आपको लगेगा कि हमारा ही टाइम अच्छा था। यही मतलब है इसका, हर समय ये चलता रहता है। तो आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का सपना देखेंगे।
इसका मतलब ये है कि आज के जो युवा है वह भविष्य के सपने देखते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े होंगे तब वे भी अपने पुराने समय को याद करके उसे अच्छा बताएंगे। यानी हर पीढ़ी को अपना समय सबसे अच्छा लगता है, ये भाव है, यही भाव विस्तार है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आज का युवा जो है आधुनिक तकनीक और इंटरनेट को पसंद करता है, लेकिन भविष्य में वे भी कहेंगे कि हमारे समय की बातें अलग थी। है ना, आप सुनते होंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे समय की तो बात ही अलग थी। तो ऐसा समय कभी आ ही नहीं सकता, सुनते होंगे ऐसा। ठीक है, जैसे आज बुजुर्ग अपने समय की शादी और संस्कारों की प्रशंसा करते हैं, बस वैसे ही। चौथी बात, निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। निबंध छोटा होना चाहिए, छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। समझते हैं इसको, इसका भाव विस्तार करते हैं। इसका मतलब ये है कि निबंध में कम शब्दों में स्पष्ट और प्रभावशाली बात कही जानी चाहिए। मतलब आप किसी ने एक लाइन इतनी बढ़ा के कहा, और किसी ने उसी एक लाइन को एक शब्द में डिफाइन कर दिया। समझ में आया? ये कहने की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है। तो निबंध में कम शब्दों में स्पष्ट और प्रभावशाली बात कही जानी चाहिए। तो बहुत बड़ा निबंध कई बार क्या है, उबाऊ हो जाता है और उसकी सुंदरता कम हो जाती है। छोटा लेकिन सारगर्भित निबंध पाठक पर अधिक प्रभाव डालता है। एग्जाम्पल के लिए, यदि पर्यावरण संरक्षण पर कोई छात्र कम शब्दों में साफ और प्रभावशाली विचार लिखे, तो लंबे और बेकार विस्तार वाले निबंध से ज्यादा अच्छा माना जाएगा। जैसे छोटी लेकिन अच्छी स्पीच लोगों को जल्दी प्रभावित करती है, वैसे ही छोटा और प्रभावशाली निबंध अधिक अच्छा। ठीक, तो समझ में आ गया क्या करना है। कम शब्दों में गहरी बात कह देंगे। अब हमें क्या देखना है, मेरा अनुभव, फिर विषयों से संवाद देखेंगे इसी में। ठीक है, तो इस निबंध में लेखक को दो विषयों, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार पर निबंध लिखने थे। पिछली कक्षाओं में आपने भी बहुत से विषयों पर अनुच्छेद, संवाद और निबंध लिखे हैं। आपको किन विषयों पर लिखना सरल या कठिन लगा और क्यों? ठीक है, यही पूछा गया है। देखिए, पिछली कक्षाओं में मैंने कई विषयों पर अनुच्छेद, संवाद और निबंध लिखे। मुझे प्रकृति, विज्ञान, खेल और तकनीक जैसे विषयों पर लिखना आसान लगता है, क्योंकि इन विषयों के बारे में मुझे जानकारी और रुचि है। ठीक है, लेकिन समाज सुधार, गरीबी, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर विषयों पर लिखना थोड़ा कठिन लगता है। क्यों? क्योंकि इन विषयों को समझने के लिए गहरी सोच और अच्छे एग्जाम्पल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, मुझे मोबाइल फ़ोन के फायदे और नुकसान विषय पर लिखना आसान लगता है, क्योंकि यह मेरे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों का पतन जैसे विषय पर लिखने में अधिक सोच विचार करना पड़ता है। ठीक है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, रियल लाइफ एग्जाम्पल चाहिए, बहुत सारे रिसर्च करने पड़ते हैं। समझ में? तो निष्कर्ष रूप में ये बोलेंगे कि जिस विषय में हमारी रुचि और अनुभव होता है, उस पर लिखना आसान लगता है, और जिन विषयों में गहरी जानकारी या गंभीर विचार चाहिए होते हैं, वे कठिन लगते हैं। समझ में आया? और आपने जो अनुभव किया होगा वो भी लिखिएगा। मतलब जो आपके अनुभव है ना, वो लगभग इसमें आ जाएंगे। लेकिन फिर भी अपने से लिखने का एक बारी प्रयास करिएगा। फिर जब नहीं, ये क्या है, एक तरीके से आपको सैंपल दे दिया गया है कि कैसे लिखना है। आपके अनुभव पूछा तो आप अपने अनुभव में कुछ भी लिखिए, कोई उत्तर गलत होने वाला नहीं है। जब आपके अनुभव जो है आप ही के अनुभव है, तो गलत नहीं होंगे। बस ये है कि थोड़ा लिखने का आदत डालिए, प्रभावशाली बनिए। विषयों से संवाद देखते हैं। इसमें क्या है, एक, दो, तीन और चार, ये चारों देख लेते हैं अभी एक एक करके। देखिए, पहला क्या है, निबंध में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागा अर्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक आदि कई महान व्यक्तियों के नाम आए हैं। इनके विषय में जानकारी एकत्रित करके संक्षेप में बताइए कि इन्होंने अपने समय में समाज के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में इनमें नहीं जाएंगे, दो दो तीन तीन लाइन सबके बारे में जान लेंगे। ठीक है, आपको डिटेल में कब पढ़ना पड़ेगा, जब आप हिंदी विषय एकदम प्रॉपर लेके आगे बढ़ेंगे, तब आपको डिटेल में इनके बारे में पढ़ना होगा। लेकिन हम एक एक लाइन सबके बारे में समझेंगे। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ने किस पे जोर दिया है, किसका संदेश दिया है? सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया है। ठीक है ना, कंपैशन का संदेश दिया है। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास और हिंसा छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने की शिक्षा दी है। मतलब बहुत एक्सट्रीम केस में नहीं जाना कि सबको खत्म कर देना चाहिए या सबको छोड़ देना चाहिए। ठीक, मध्यम मार्ग। मान लीजिए कोई किसी ने गलती करी है, ठीक है ना, कोई ये बोले कि मान लीजिए किसी ने जूता चुराया, मंदिर से जूता चुराया, तो उसको बोल रहे हैं फांसी दे दो, तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया।
जूते के लिए फांसी दे दिया जाए। कोई बोलेगा कि छोड़ दो, जाने दो, जूता ही तो चुराया है। ठीक, ये भी नहीं करना है, तो बीच का रास्ता अपनाना है, न छोड़ना है, न फांसी दे देनी है ऐसे आदमी को। एक मिनिमल, एक छोटा सा सजा देना होगा, ठीक है, ताकि मध्यम मार्ग, यही है मध्यम मार्ग। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। कोई बोलेगा कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए उपवास, कोई बोलेगा कि हम 100 दिन का उपवास करेंगे। अब 100 दिन का उपवास करेगा तो जिंदा बचेगा? गड़बड़ है। कोई करेगा हम उपवास ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक्सट्रीम हो गया। ठीक, अपने बॉडी को फिल्टर करने के लिए क्या है, 1 दिन 2 दिन का उपवास कर लेना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, मध्यम मार्ग। ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाना है, ना बहुत ज़्यादा कम पे, बीच में रहना है। ठीक है, मान लीजिए ये हाथ है, ये एक्सट्रीम हो गया, ये एक्सट्रीम हो गया, तो हमें कहाँ रहना है, बीच में। तो उन्होंने जाति भेद का विरोध किया है गौतम बुद्ध ने। जाति को नहीं मानना है, जाति भेद नहीं करना है, और सभी मनुष्य को समान माना है। ठीक, तो ये गौतम बुद्ध का जो है अच्छाई है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा कि क्रोध को प्रेम से जीतो। अगर कोई क्रोध कर रहा है तो उससे प्रेम से बात करो। ये गौतम बुद्ध जी का कहना है। अब महावीर के बारे में जान लेते हैं। महावीर स्वामी ने क्या किया है, इन्होंने भी अहिंसा, सत्य और सादगी, यानी बहुत ज्यादा दिखावा नहीं, फैशन नहीं, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जीवों पर दया करें और आत्म संयम रखने की शिक्षा दी। जीवों पे दया करें मतलब वेजिटेबल, आप जो है जानवरों नौरों को ना खाएं, मांस ना खाएं, मारे नहीं, ये सब मत करें। और आत्म संयम यानी आत्म नियंत्रण रखने की शिक्षा दी है। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने लोगों को सिखाया कि किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। जीव कोई भी हो, किसी को कष्ट मत दीजिए। तीसरा कौन है, नागार्जुन है। तो नागार्जुन क्या है, महान बौद्ध दार्शनिक थे, फिलोसफर थे नागार्जुन। उन्होंने क्या, ज्ञान, तर्क और बौद्ध दर्शन का प्रचार किया था, प्रमोट किया था उसको। इन्होंने नॉलेज पे जोर दिया, इन्होंने लॉजिकल होना बोला, इन्होंने बौद्ध दर्शन, बौद्ध फिलोसफी को प्रमोट किया। उन्होंने क्या किया, लोगों को सही सोच और विवेक अपनाने की प्रेरणा दी। ये बातें जान लीजिए इनके बारे में। आदि शंकराचार्य, इनके बारे में तो सुना ही होगा। तो शंकराचार्य ने क्या है, भारतीय कल्चर को, भारतीय संस्कृति और वेदांत दर्शन को, वेदांत दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने क्या किया, देश भर में यात्रा करके लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत बताया। अद्वैत सिद्धांत का क्या मतलब है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। अद्वैत, ठीक है, दो नहीं है। इसका मतलब ये अद्वैत का मतलब दो नहीं, एक ही है। आत्मा और परमात्मा एक है। ठीक है, ये शब्द, ये बताया है इन्होंने। कबीरदास, कबीर ने समाज में फैली जाति पाति, जाति वगैरह, जाति, अंधविश्वास और जो पाखंडी टाइप के हैं ना, उनका विरोध किया है। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम एकता, मानवता का संदेश दिया है। ये एकता पे जोर देते थे, सबको एक समान मानते थे। तो इनका जो है बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, जो आप सुनते भी होंगे, कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। ये है, तो ये कोट कर सकते हैं। गुरु नानक, गुरु नानक देव जी जो है समानता पे विश्वास करते थे। संगत पंगत जानते हैं ना, आप देखते हैं पंगत में बैठे लोग खाते हैं। पंजाबी लोग खिलाते हैं ना बहुत ज्यादा, फिर इनसे आपको जाएंगे तो खाना खिलाएंगे वो। तो संगत पंगत यानी संगति में रहना है, पंगत में बैठ के खाइए साथ में सब। भाईचारे और ईमानदारी का संदेश दिया है, समानता पे जोर दिया है। कोई जाति नहीं, किसी पे नहीं, सब लोग साथ बैठ के खाओ। उन्होंने लोगों को मेहनत करने और जरूरतमंदों की मदद करने की भी शिक्षा दी है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे सिख जो है लोगों की काफी मदद करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने क्या बोला, कि सब मनुष्य एक समान है। ठीक, तो निष्कर्ष रूप में क्या बोलेंगे, कि इन सभी महान व्यक्तियों ने समाज सुधार, मानवता, समानता और नैतिक मूल्यों, एथिकल वैल्यूज का संदेश देकर समाज को सही दिशा देने का प्रयास किया। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेंगे, और प्रश्न आ जाए तो थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। और ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, तो चिंता तो वैसे भी नहीं है। निबंध दूसरा, निबंध में उल्लेखित महान व्यक्तियों ने अपने द्वारा किए गए कार्यों से समाज को एक नई दिशा दिखाई। हमारे आसपास और भी ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं हैं जो स्त्री शिक्षा, पर्यावरण, असमानता, विशेष आवश्यकता समूह आदि के लिए कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्तियों संस्थाओं के विषय में पता लगाइए और लिखिए। विशेष आवश्यकता समूह मतलब दिव्यांगजन। ठीक, जिनके हाथ पैर थोड़े से नहीं होते हैं, मान लीजिए एक हाथ है एक हाथ नहीं है, तो उन्हें अपंग नहीं बोला जाता है, अब दिव्यांग बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास भी कई ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं हैं जो समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो ये लोग क्या है, स्त्री शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, गरीबों की सहायता, दिव्यांगजनों की मदद और सामाजिक समानता के लिए प्रयास करते हैं। पहला कौन है,
टीच फॉर इंडिया, ये नाम याद रखिएगा, टीच फॉर इंडिया, सॉरी, टीच फॉर इंडिया। ये संस्था क्या करती है? गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का कार्य करती है। इसके सदस्य क्या है? सरकारी स्कूलों में पढ़ाकर बच्चों को भविष्य बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कई गांवों और झुग्गी क्षेत्रों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। दूसरा, बचपन बचाओ आंदोलन। यह संस्था बच्चों को बाल मजदूरी और शोषण से बचाने का काम करती है। इसकी स्थापना कैलाश सत्यार्थी ने की थी। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यह संस्था गरीब बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने में मदद करती है। तीसरा, सुलभ इंटरनेशनल। ये संस्था क्या है? स्वच्छता और समाज सुधार के क्षेत्र में काम करती है। इसने क्या किया है? शौचालय निर्माण और सफाई व्यवस्था सुधारने में योगदान दिया है। चौथा, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया। कई लोग जो है पेड़ लगाने में, नदी सफाई करने में, प्लास्टिक कम करने के लिए अभियान चलाए। एग्जाम्पल के लिए स्कूल गांव में वृक्षारोपण करना, जैसे वृक्षारोपण करने का अभियान चलाना, ताकि इन्वायरमेंट पर्यावरण सुरक्षित रहे। आप देखते होंगे न्यूज़ में बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे आंदोलन होते हैं इसके लिए। दिव्यांगजनों के लिए कार्य, कई संस्थाएं दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण देने का प्रयास करती है। एग्जाम्पल के लिए कुछ संस्थाएं मुफ्त व्हील चेयर, सुनने की मशीन और विशेष शिक्षा उपलब्ध कराती है। समझ में आया? तो कंक्लूजन में हम क्या बोलेंगे? समाज में ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे लोगों की सहायता करते हैं, समाज की समस्याएं कम करते हैं और देश को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। तो आप ये नाम तो याद रखिएगा, क्योंकि नाम अगर आप एग्जाम्पल के लिए कोट कर देंगे तो आपका उत्तर जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। टीच फॉर इंडिया, बचपन बचाओ आंदोलन, सुलभ इंटरनेशनल। ठीक, ये सब नाम आप कोट कर दिएगा। और ये कुछ आपको पर्यावरण में जो काम करने वाले हैं, न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, तो उनके नाम भी लिख सकते हैं। ठीक। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं ना? नहीं पढ़ते तो पढ़ने की आदत डालिए, न्यूज़पेपर पढ़ा करिए। तीसरा, आपको समाज सुधार करने का अवसर मिले तो आप क्या क्या सुधार करना चाहेंगे और कैसे करना चाहेंगे, लिखिए। देखिए बच्चों, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप अपने अनुभव पे लिखिए कि आप क्या करना चाहिए, आप सुझाव दीजिए। ये आपके क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है इस प्रोसेस से। लेकिन मैं बस सैंपल दिखा देता हूँ क्या करना चाहिए। यदि मुझे समाज सुधार करने का अवसर मिले तो मैं समाज की कई समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा, और विशेष रूप से एजुकेशन, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, महिला सुरक्षा और नशाखोरी जैसी समस्याओं पर काम करना चाहूंगा। नशे में पड़े हुए लोगों की मदद करना चाहूंगा। पहला, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार। मैं गरीब और ग्रामीण बच्चों की अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करूंगा और लोगों को शिक्षा का महत्व समझाऊंगा। कैसे? मुफ्त शिक्षा अभियान चला के, फिर और गांव में पुस्तकालय खोल के, लाइब्रेरी वगैरह ओपन करके बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ते हैं। दूसरा, स्वच्छता और पर्यावरण सुधार। मैं लोगों को साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करूंगा। कैसे? पेड़ लगाने के लिए अभियान चलाकर, प्लास्टिक का कम उपयोग करने के लिए प्रेरित करके, नदी और सड़कों की सफाई अभियान चलाकर। तीसरा, महिला सुरक्षा और समानता। मैं महिलाओं को सम्मान और समान अवसर दिलाने का प्रयास करूंगा। कैसे? लोगों को जागरूक करके, बाल विवाह और दहेज जैसी बुराइयों को विरोध करके, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देकर। ठीक है। नशाखोरी रोकने का प्रयास। मैं यंगस्टर्स, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। कैसे? जागरूकता अभियान चलाकर, खेल और शिक्षा की और युवाओं को प्रेरित करके। ठीक है। निष्कर्ष रूप में क्या बोलेंगे कि मेरे विचार से समाज सुधार केवल सरकार का काम नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर छोटे छोटे प्रयास करें तो समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है। तो ये सब आप काम कर सकते हैं। और भी अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि मैं और भी कुछ कर सकता हूँ, वो भी लिखिए। वो भी उत्तर सही होगा, गलत कुछ नहीं होना है। ठीक है। आपके अनुभव क्या है? आपसे पूछा जा रहा है सुझाव, तो आप सुझाव दीजिए। चौथा, भारतीय ज्ञान साहित्य में अनेक स्थानों पर नैतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन में संतुलन की बात की गई है। इस विषय पर अपने शिक्षक के साथ मिलकर चर्चा की। तो चर्चा करते हैं। अब मैं आपका शिक्षक हूँ, चलिए चर्चा करते हैं। तो भारतीय ज्ञान साहित्य में हमेशा ये बताया गया है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है, बैलेंस। यानी मध्यम मार्ग की बात की गई है। मध्यम मार्ग ही बैलेंस वाला मार्ग है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? नैतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन तीनों में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। ठीक। पहला, नैतिक जीवन में संतुलन। नैतिक जीवन का अर्थ है सत्य, ईमानदारी, दया, अच्छे आचरण के साथ जीवन जीना। एग्जाम्पल के लिए, हमेशा सच बोलना, दूसरों की मदद करना, गलत कामों से दूर रहना। ठीक है। भारतीय ग्रंथ जैसे भगवत गीता, रामायण जो है, हमें नैतिक जीवन की शिक्षा देते हैं। दूसरा,
आध्यात्मिक जीवन में संतुलन होना चाहिए। मतलब आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये है कि मन की शांति, आत्मज्ञान और ईश्वर में विश्वास, जिस भी ईश्वर को मानते होंगे आप। भारतीय संतों और महापुरुषों ने क्या किया है, ध्यान, योग, आत्म संयम को महत्व दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए योग और ध्यान करने से क्या होता है, मन शांत रहता है और जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस वो नहीं होता है। ठीक। व्यवहारिक जीवन में संतुलन, व्यवहारिक जीवन का अर्थ क्या मतलब है, पढ़ाई, परिवार, नौकरी और समाज के प्रति जिम्मेदारियों को सही ढंग से निभाना। एग्जाम्पल के लिए एक छात्र को पढ़ाई, खेल, आराम और परिवार सब में संतुलन बनाकर चलना चाहिए। यह है व्यवहारिक जीवन में संतुलन। ठीक। अब भारतीय विचारधारा का संदेश क्या है, भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है कि केवल धन कमाना ही जीवन नहीं है, बल्कि अच्छे विचार, शांति और जिम्मेदारी भी जरूरी है। पैसे कमाइए, लेकिन केवल और केवल पैसे ही मत कमाइए। आपके विचार कैसे हैं, शांत हैं या नहीं है, जिम्मेदारी आपकी कैसी है, उसको निभा रहे हैं कि नहीं रहे, ये सारा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई व्यक्ति बहुत पैसा कमाता है लेकिन परिवार को समय नहीं देता है, मानसिक शांति नहीं है, तो उसका जीवन जो है संतुलित नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में क्या बोलेंगे हम कि भारतीय ज्ञान साहित्य हमें सिखाता है कि नैतिकता, आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता तीनों का संतुलन ही सफल और सुखी जीवन का आधार है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सृजन, ये देख लिया, ये सारी चीजें देख ली हमने। अब हम सृजन पे चलते हैं। सृजन में एक, दो, बस थोड़ी सी और रह गया उसका कंप्लीट। तो सृजन में है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, एक लोकोक्ति है। ठीक है, बहुत फेमस है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। लोक में प्रचलित लोकप्रिय वाक्य या वाक्यांश को लोकोक्ति कहते हैं, जो किसी विशेष अर्थ या सीख को व्यक्त करता है। लोकोक्ति भाषा को समृद्ध करती है तथा विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने में सहायता करती है। यह लोगों के अनुभव, विश्वास और मूल्यों को दर्शाती है। आपने यह लोकोक्ति भी सुनी होगी, आम के आम गुठलियों के दाम। अब आप इस लोकोक्ति और जैविक खाद की निर्मित में हमारा प्रयास विषय को मिलाकर एक संक्षिप्त लेख तैयार करिए। यानी जैविक खाद के निर्माण में हमारा प्रयास, ये एक विषय है। अब लेख तैयार करना है, देखते हैं इसको। विषय क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम और जैविक खाद की जरूरत। तो आम के आम गुठलियों का दाम क्या है, एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है। तो इसका अर्थ क्या है कि एक काम से दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम, एक काम से दोहरा लाभ लेना है, एक ही काम करें लेकिन डबल फायदा हो जाए उससे। यानी किसी वस्तु का पूरा उपयोग करके उसे कई फायदे प्राप्त करना। ठीक। आज के समय में जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक मैन्योर के निर्माण में यह लोकोक्ति जो है बहुत ही सही बैठती है। हम घरों और खेतों से निकलने वाले जैविक कचरे जैसे फलों के छिलके, सब्जियों के अवशेष, सूखे पत्ते, गोबर आदि को फेंकने के बजाय जैविक खाद बना सकते हैं। ठीक है, इसके दो बड़े लाभ होते हैं। पहले तो कचरा कम हो जाता है, दूसरा खेतों के लिए प्राकृतिक नेचुरल फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है, प्राकृतिक खाद तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आम के आम गुठलियों के दाम, एक तो कचरा कम हो रहा है, दूसरा प्राकृतिक खाद बन जा रहा है। तो रासायनिक खाद मिट्टी की उर्वरता को धीरे धीरे कम कर देती है, जबकि जैविक खाद यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये है केमिकल फर्टिलाइजर, ये है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जैविक खाद मिट्टी को उपजाऊ और स्वस्थ बनाती है, और जबकि रासायनिक खाद क्या करती है, खेतों की उपज जितना पहले फसल देता था उससे कम दे रहा है, मतलब खराब हो रहा है। यह पर्यावरण को सुरक्षित रखती है, जैविक खाद। एग्जाम्पल के लिए यदि घर की बची हुई सब्जियों और फलों के छिलकों से खाद बनाई जाए तो कचरा भी कम हो जाएगा और पौधों के लिए मुफ्त खाद भी मिल जाएगी। यही है आम के आम और गुठलियों के दाम का असली मतलब। समझ में आया। इसीलिए हम कंक्लूजन में क्या बोलेंगे कि जैविक खाद का उपयोग पर्यावरण और खेती दोनों के लिए लाभकारी है। हमें कचरे को बेकार समझकर फेंकने के बजाय उसका सही उपयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रकृति भी सुरक्षित रहेगी और किसानों को भी लाभ हो जाएगा। आम के आम और गुठलियों के दाम हो गया सृजन। दूसरा, जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार करने हैं। आपने पढ़ा कि ढोल के पास बैठे व्यक्ति की अपेक्षा दूर बैठे व्यक्ति के ढोल की आवाज का अनुभव भिन्न है, अलग अलग है। मतलब पास बैठ के कोई सुन रहा है उसका अलग है, दूर बैठ के सुन रहा है उसका अलग है। तो अपने अनुभव के आधार पर किसी ऐसी घटना का उल्लेख अपनी डायरी में कीजिए, मतलब डायरी लिखिए
जब किसी वस्तु, व्यक्ति या संस्था के विषय में दूर से आपका अनुमान कुछ और रहा हो, पर निकट से उसका अनुभव बिल्कुल अलग रहा है। ठीक है? तो अनुभव के आधार पर पूछा जा रहा है कि एक्सपीरियंस, यानी आपने पहले कुछ सुन कुछ और रखा था, लेकिन फिर कहीं गए काम करने के लिए तो कुछ अलग ही मिला। ठीक है? तो वही है। तो डायरी में लिखते हैं। चलिए, मैंने एक डेट डाली है लिखने के लिए। जब ये नोट्स तैयार कर रहा था, ये उस डेट का है। आप कोई और डेट डाल लीजिएगा। अब हम समझा बोलते हैं, मतलब मैं, मान लीजिए मैं डायरी लिख रहा हूँ, तो क्या करूंगा कि दिनांक 19 मई 2026, आज का डेट डाल दिया। मतलब आज का डेट नहीं, जिस दिन लिखा नोट तैयार किया था उस दिन का डेट है। डेट पे नहीं जाएंगे। आज मुझे दूर के ढोल सुहावने होते हैं। आज मुझे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, कहावत का असली अर्थ समझ में आया है। कुछ महीने पहले मैं सोचता था कि शहर के बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों का जीवन बहुत आसान और मजेदार होता होगा। मुझे लगता था कि वहाँ शानदार पढ़ाई, आधुनिक सुविधाएं और बिल्कुल तनाव मुक्त जीवन हो। लेकिन पिछले पिछले महीने मुझे एक बड़े शहर के स्कूल जाने का अवसर मिला। वहाँ जाकर मैंने देखा कि छात्रों पर पढ़ाई का बहुत दबाव था। वे सुबह से शाम तक कोचिंग, प्रोजेक्ट और फाइलों की तैयारी में व्यस्त रहते। कोई छात्र तनाव और थकान से परेशान भी थे। तब मुझे महसूस हुआ, दूर से जो जीवन बहुत आकर्षक लग रहा था, उसकी वास्तविकता अलग थी। इस घटना से मैंने सीखा कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में दूर से अनुमान लगाना आसान है, लेकिन वास्तविक अनुभव अक्सर उससे अलग होता है। इसीलिए हमें केवल बाहरी चमक देखकर किसी चीज़ को अच्छा या बुरा नहीं मानना चाहिए। समझ में आया? तो ये मैंने मान लीजिए अपने डायरी में लिख दिया, तो आप भी अपने अनुभव लिखिए कि आपने ऐसा कैसा अनुभव किया। कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के बारे में सुन रखा हो कि ये तो एकदम खराब आदमी है, दूर से किसी ने आपको बता दिया, आपने सुन लिया, लेकिन जब आपने उस व्यक्ति से मिला तो वो व्यक्ति आपसे बहुत अच्छे से पेश आया, बहुत अच्छे से मिला आपसे, तो आपको लगा कि यार वो जो बोल रहा था वो तो झूठ, कुछ और ही बोल रहा था, और जब मैं इससे मिला तो कुछ और ही अनुभव हो रहा है। यानी इसका बिल्कुल विपरीत। इसीलिए दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ऐसी कहावतों से इस तरीके से बनाइए, इमेजिन करिए। ठीक है? अब भाषा से संवाद। अब थोड़ा व्याकरण वगैरह देखेंगे। व्याकरण की बात, आपकी किताब की अच्छी बात यह है कि व्याकरण एक झटके में दिया नहीं गया है, थोड़ा थोड़ा करके आपको समझा रहा है कि व्याकरण, हर चैप्टर में अलग अलग तरीके से व्याकरण आपको समझाया जा रहा है। ग्रामर धीरे धीरे करके समझाया जा रहा है, एक झटके में डाल नहीं दिया गया कि लोग समझो, थोड़ा थोड़ा करके समझाया गया है। ठीक है? तो इसमें समास वगैरह के बारे में पूरा बताया गया है, तो हम पूरा समझेंगे, प्रत्यय और उपसर्ग भी समझेंगे। चलिए, समास पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके तोड़ के समझेंगे, टुकड़ा टुकड़ा करके। मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा है? निबंध रचना, इसको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। यह दोनों पद निबंध और रचना के मेल से बना है, जिसका अर्थ है निबंध की रचना। अब समास। समास का अर्थ है संक्षेप। समास में दो या अनेक शब्दों के मेल से एक नए शब्द की रचना होती है। जैसे गंगा प्लस जल इज इक्वल टू गंगा जल, देश प्लस भक्ति इज इक्वल टू देशभक्ति। इस प्रकार का समास वह शब्द रचना है जिसमें दो या दो से अधिक अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले स्वतंत्र शब्द रचना के अंग होते हैं। समास रचना में प्रायः दो पद यानी दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल में गंगा, ये क्या है? पूर्व पद, और जल क्या है? उत्तर पद। इसी तरह देशभक्ति शब्द में देश, जो देश को पूर्व पद और भक्ति को उत्तर पद कहेंगे। समास रचना से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। समास रचना से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे गंगा जल और देशभक्ति, ये क्या है? समस्त पद। और गंगा पूर्व पद, जल उत्तर पद, और दोनों को मिला देंगे तो समस्त पद। यदि समास रचना से बने शब्द समस्त पद के अलग अलग करने हो तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यदि गंगा जल समस्त पद के अलग अलग करे, और गंगा जल को अलग अलग करे, समास विग्रह करे, तो पद निकलेंगे गंगा और जल। तो ये क्या है? समास विग्रह इस प्रकार लिखते हैं, जब गंगा जल, गंगा प्लस जल यानी गंगा का जल। तो समास के प्रमुख 6 भेद हैं। जैसे कौन कौन से समास हैं? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। सबको समझेंगे एक एक करके। ठीक है? पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे तत्पुरुष समास क्या है? इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले परसर्गों का, से, पर आदि का लोप हो जाता है।
जैसे रसोई घर, तो रसोई घर में रसोई प्लस घर, तो रसोई के लिए घर। जब ऐसा लिखने को मिले कि रसोई प्लस घर यानी रसोई के लिए घर, तो ये क्या है, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या है, परसर्ग है, ये के, का, से आदि पर लोप हो जाता है। ये के लिए ये सब है ना, ये परसर्ग है। अब देखिए समास क्या होता है, एक एक करके ढंग से समझते हैं। समास का मतलब होता है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर छोटा या नया शब्द बनाना है, यानी लंबे शब्द को छोटा और सुंदर बनाना। एग्जाम्पल के लिए गंगा प्लस जल, तो गंगा जल बोल दिया। यहाँ क्या है, गंगा प्लस जल मिलकर एक नया शब्द बना, गंगा जल। ठीक है, तो ये ऐसा इसका मतलब क्या है, गंगा जल का, गंगा का जल। देशभक्ति, देश प्लस भक्ति क्या है, देशभक्ति, तो देश के प्रति भक्ति। ठीक, इसका मतलब है देशभक्ति का मतलब देश के प्रति भक्ति। यहाँ पे देश, देश भक्ति क्या, उत्तर पद, और देश क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा था पूर्व पद और उत्तर पद। तो यहाँ पे देश क्या है, पूर्व पद, और भक्ति क्या, उत्तर पद, और देशभक्ति क्या है, समस्त पद। समास में क्या होता है, समास में सब छोटे हो जाते हैं, भाषा सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है, और समस्त पद, पद क्या होता है, समास से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। गंगा जल, देशभक्ति, ये दोनों समस्त पद है। समास में दो मुख्य भाग होते हैं, पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद यानी दूसरा शब्द। गंगा जल में गंगा पूर्व पद है, जल उत्तर पद है। देशभक्ति में देश पूर्व पद है, भक्ति उत्तर पद है। समास विग्रह क्या होता है, समास से बने शब्द को अलग अलग करके उसका पूरा अर्थ बताना समास विग्रह कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए गंगा जल का अगर समास विग्रह करेंगे तो गंगा का जल। ठीक है, देशभक्ति का समास विग्रह करेंगे तो देश के प्रति भक्ति। ठीक है, अब तत्पुरुष समास समझिए। तो ये क्या है, समास का एक प्रकार है, टाइप है। दूसरा पद यानी उत्तर पद मुख्य होता है तत्पुरुष समास में। बीच की विभक्ति का, के, की, से, के लिए आदि, बीच की विभक्ति हट जाती है। ठीक है, जैसे रसोई घर, तो समास विग्रह करेंगे जिसका, तो रसोई के लिए घर, तो यहाँ के लिए क्या है, हट गया है, केवल रसोई घर लिखा गया है। ये तत्पुरुष समास है। एग्जाम्पल के लिए राजपुत्र, समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा, राजा का पुत्र, लेकिन राजपुत्र क्या है, तत्पुरुष समास। जलपान, जल प्लस पान, यानी समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा, जल का पान, यानी जल, जल का मतलब पेय पदार्थ से है, तो ये क्या है, तत्पुरुष समास है। तो इसमें से का, के, की, ये जो बीच का चीज है हट गई है, और एक समस्त पद बन गया है, तो समस्त पद क्या है, तत्पुरुष समास। तो अगर किसी शब्द के बीच में का, के, की, से, के लिए ये छिपा हो, तो हमेशा क्या होता है, अक्सर आप देखेंगे वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे व्हाट्सएप में लोग क्या लिख, व्हाट्सएप में लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हो की जगह क्या लिखते हैं, ऐसे के आर एच लिख देते हैं। तो वैसे ही हिंदी में बड़े शब्दों को छोटा बनाने के लिए समास बनाया गया है, समास बनाया जाता है। ठीक है, तो निष्कर्ष रूप में कहेंगे समास भाषा को क्या करता है, छोटा, सुंदर, प्रभावशाली बनाता है, और तत्पुरुष समास में दूसरा पद शब्द मुख्य होता है तथा बीच की विभक्ति हट जाती है, का, की, के, ये सब हट जाता है। ठीक है, और रसोई घर, रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, और यहाँ पे उत्तर पद क्या बोला गया है, यहाँ पे उत्तर पद मुख्य होता है, यानी घर, ये मुख्य होता है। ठीक, उत्तर पद मुख्य होता है। अब दूसरा, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, एक एक करके समझते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है, पूर्व पद विश्लेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे नीलकमल, नीलकमल में नील प्लस कमल यानी नीले रंग का कमल, पूर्व पद विश्लेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। उत्तर पद कौन, कमल, तो कमल की विशेषता बताता है कि वो नीले रंग का है, पूर्व पद विशेषता बताएगा उत्तर पद का। कमल क्या है, नीले रंग का है, तो नीले रंग का कमल। द्विगु समास में क्या होता है, जिन समासों का पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो वो द्विगु समास होता है, मैंने संख्या है। अर्थ की दृष्टि से यह समास क्या प्राय समूहवाची होते हैं। जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समाहार है यहाँ पे। ठीक है, पूर्व पद संज्ञावाची होता है, यानी तिरंगा लिखा है ना, तिरंगा, तीन तीन रंगों वाला, तो संख्या आएगा, तो ये द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, बहुब्रीहि समास में दोनों पद गौड़ होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों गौड़ होते हैं।
और ये दोनों पद मिलकर क्या है, किसी अन्य पद के विशेष विषय में कुछ संकेत देते हैं। यानी अद इन दोनों के पूर्व पद और उत्तर पद के मिलने से अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे पीताम्बर को पीत प्लस अंबर, यानी पीला है अंबर जिसका, तो पीला अंबर किसका होता है, बहुत अंबर मतलब वस्त्र, पीला वस्त्र किसका होता है, कृष्ण का, पीताम्बर पहनते हैं वो, कृष्ण और विष्णु जैसा। ठीक है, तीसरे का बताएगा वो बहुब्रीहि होता है। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों, और तथा दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। अव्यय वे शब्द होते हैं, देखिए अव्यय के बारे में बताया गया, अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें वचन, लिंग, पुरुष आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक वचन, बहुवचन, पुरुष है कौन सा, ये सबसे मतलब नहीं है। जैसे भाई बहन, भाई और बहन, तो इसमें लिंग वचन से क्या लेना देना, भाई और बहन। ठीक है, ये द्वंद्व समास हो गए, दोनों पद प्रधान है। अव्ययी भाव समास, इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है यहाँ बताया गया, वे सब होते हैं जिसमें वचन, लिंग, पुरुष आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय का काम करता है, क्रिया विशेषण का काम करता है। यानी यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। यानी पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। और जल्दी, जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, दिनों दिन, ये एग्जाम्पल है। अब इन सबको समझेंगे, समझ तो गए ही होंगे, लेकिन एक एक करके समझेंगे। जैसे पहला क्या था, कर्मधारय समास, दूसरा तो कर्मधारय समास, इस समास में पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा शब्द विशेष्य होता है। ठीक, यानी पहला शब्द क्या है, दूसरे की विशेषता बताता है। इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल नील कमल, नीले रंग का कमल, यहाँ नील क्या है, रंग बता रहा है, कमल क्या है, मुख्य पद है, मुख्य शब्द है, यानी नीले रंग का कमल। उत्तर पद मुख्य हो गया। महापुरुष, तो पुरुष क्या है, महान है। ठीक है, तो उत्तर पद मुख्य है और उसकी विशेषता बताया जा रहा है कि महान है, तो पहला शब्द दूसरे की खासियत बताएगा। तो ये क्या होगा, अक्सर कर्मधारय समास होता है, ऐसे याद रखेंगे। द्विगु समास, जिस समास का पहला शब्द संख्या हो वह द्विगु समास होता है। ठीक है, तिरंगा, त्रि प्लस रंगा, यानी तीन रंगों का समूह है। ठीक, दूसरा सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि यानी सात ऋषियों का समूह, संख्या आ रहा है, तो जहां संख्या है वो द्विगु समास है। तो शुरुआत में दो, तीन, चार, सात जैसे संख्या हो तो अक्सर क्या होता है, द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास, इसमें दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, यानी कुछ शब्द कुछ और कहते हैं, लेकिन मतलब जो है लेकिन मतलब क्या है, किसी और का होता है। एग्जाम्पल पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, अर्थात पीले वस्त्र वाला। तो पीले वस्त्र वाला यहाँ संकेत किसको किया जा रहा है, कृष्ण और विष्णु को। चतुर्भुज, चतु प्लस भुज यानी चार भुजाओं वाला। तो यहाँ पे लग सकता है द्विगु समास हो सकता है, हाँ द्विगु भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में द्विगु ना दिया हो तो आप किसको मानेंगे, इसको मानेंगे, बहुब्रीहि को। अगर बहुब्रीहि न दिया हो, द्विगु हो तो द्विगु मार दीजिएगा। लेकिन चार भुजाओं वाला, तो चार भुजाओं वाला कौन है, भगवान विष्णु। तो अगर शब्द किसी तीसरे व्यक्ति की पहचान बता रहे हो तो वो बहुब्रीहि समास है। द्वंद्व समास, इसमें दोनों शब्द बराबर महत्व रखते हैं, इसीलिए द्वंद्व रहता है, उनके बीच और तथा छिपा होता है। भाई बहन, भाई और बहन, एग्जाम्पल माता और पिता, माता पिता, ये डैश लगा हुआ तो माता और पिता। अगर बीच में और लगाया जा सके तो वो अक्सर क्या है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, यानी दोनों प्रधान, दोनों शब्द महत्व है, उत्तर पद भी और पूर्व पद भी महत्व रखता है। तो हाँ द्वंद्व होता है दोनों में, तो और लगाया हो या डैश लगाओ तो और लगा के काम हो सकता है, माता और पिता, भाई और बहन, तो द्वंद्व समास होता है। अव्ययी भाव समास, इसमें पहला शब्द अव्यय होता है और पूरा शब्द क्रिया विशेषण जैसा काम करता है। अब देखिए, अव्यय का मतलब अविकारी शब्द, अविकारी, एक है विकारी शब्द, विकारी शब्द एक है अविकारी शब्द, यानी जिसका आकार नहीं हो सकता, बदला नहीं जा सकता। अव्यय मतलब, अविकारी मतलब जिसमें विकार नहीं आ सकता, बदलाव नहीं हो सकता। अव्यय हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं आता। कितने भी वचन आ जाए, एक वचन, बहुवचन, कोई भी लिंग आ जाए, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, कोई भी कारक आ जाए, कोई भी वर्तमान, भूत, भविष्य काल आ जाए, इन पे कोई प्रभाव नहीं आता। ठीक है, उसे अव्यय कहते हैं। ये हर स्थिति में अपने मूल में बने रहेंगे। ठीक है, तो अव्यय के मुख्य भेद हैं, कुछ मुख्य भेद माने जाते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए। हिंदी व्याकरण में अव्यय के 5 प्रमुख भेद माने जाते हैं। क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, यानी धीरे धीरे, आज, कल, बहुत, धीरे धीरे। संबंध बोधक प्रीपोजिशन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंध
वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए के सामने, के बिना, के ऊपर, ये शब्द। समुच्चय बोधक कंजंक्शन, जो शब्द जो दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। और, लेकिन, या, क्योंकि, ये है अव्यय। विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन, जो हर्ष, शोक, घृणा और आश्चर्य जैसे भाव प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए वाह, अरे, छी, ये करते हैं ना, छी मुझे पसंद नहीं, ये विस्मयादि बोधक है, इंटरजेक्शन, ये अव्यय है। निपात पार्टिकल, जो शब्द किसी बात पर विशेष बल देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे भी, अभी तक, भी, तक, तुम्हें करना ही होगा, तुम्हें ये लेना ही होगा, तुम भी जाओ, जोर दिया जाए, वो निपात होती है, ये अव्यय है। इन पे लिंग, वचन, क्रिया का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, हर दिन, धीरे धीरे, धीरे के अनुसार धीरे, यानी काम करने का तरीका बता रहा है। तो अगर शब्द क्या है, तरीका, समय, मात्रा बताए, तो वो अव्ययी भाव समास हो सकता है। तो आपको अव्यय समझ में आ गया क्या होता है, जिन पे कोई इफेक्ट पड़ना नहीं है, कोई भी लिंग है, कोई भी कारक है, कोई भी वचन है। और अव्यय के कुछ भेद होते हैं, वो भी पता चल गया आपको, और अव्ययी भाव समास समझ में आ गया। ठीक, तो तत्पुरुष समास, ये सब एक नजर में देख लीजिए। पहचान क्या है, का, की छिपा होगा। एग्जाम्पल, राजपुत्र, कर्मधार है, विशेषण प्लस विशेष, नील कमल, यानी कमल जो है नीला है, विशेषता बता रहे हैं। उत्तर पद का पूर्व पद जो है उत्तर पद की विशेषता बताएगा। द्विगु समास, संख्या आएगा इसमें, तिरंगा इसका एग्जाम्पल। बहुव्रीहि समास, किसी तीसरे का संकेत देगा, पीताम्बर। द्वंद्व, और छिपा होगा इसमें, और जो है छिपा होगा, और शब्द छिपा होगा, माता पिता। अव्ययी भाव समझ क्या है, अव्यय प्रधान, प्रतिदिन, इसमें अव्यय प्रधान होता है। ठीक है, तो याद रखने का ट्रिक ये है, तत्, कर्म, द्वि, बहु, द्वंद्व, अव्यय। तो इस क्रम से आप समास याद रखेंगे। अब क्या बचता है, आपने पूरा समास देख लिया। ये देखिए पूरा का पूरा व्याकरण था, इसको भूलिएगा मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लेगा आपको, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, ये बताओ। ये सब आपको पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद ये पता होना चाहिए, तभी जाके आप कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब हम ये करेंगे। निबंध में ऐसे अनेक समासिक शब्द आए हैं, उन शब्दों को ढूंढकर उनका समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। आपकी समझ के लिए एक उदाहरण तालिका में दिया गया है, पाठ के अन्य उदाहरण चुनकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। निबंध शास्त्र, निबंध का शास्त्र, तत्पुरुष समास। देखिए ऐसे ही किताब में बहुत सारे आए हुए हैं, मैंने उनका कुछ चीजें, जरूरी जरूरी चीजें लिख दी है। ठीक है, कि कौन कौन सा समास है, कैसे समास विग्रह करेंगे, और किताब जो पढ़ेगा और उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, एग्जाम में प्रैक्टिस ही काम आने वाला है। निबंध शास्त्र, निबंध का साथ तत्पुरुष समास। समाज सुधार, समाज का सुधार, तत्पुरुष समास। का, की, के लिए, तो वो क्या है, तत्पुरुष समास छुपा होगा। देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति, तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा का जल, तत्पुरुष समास। नील कमल, नीले रंग का कमल, कर्मधारय समास। महापुरुष, महान पुरुष, कर्मधारय समास। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, द्विगु समास। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, द्विगु समास। पीतांबर, पीला अंबर वाला, यानी पीले वस्त्र वाला, बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, बहुव्रीहि समास। माता पिता, माता और पिता, द्वंद्व समास। भाई बहन, भाई और बहन, द्वंद्व समास। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ये अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अव्ययी भाव समास। दिखाई दिया। अब इसी तरह बहुत और भी होंगे, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले आपको बता दिए हैं। इतना भी आप अगर दिमाग में बैठ जाए, मेन चीज प्रैक्टिस है। आपको अगर परिभाषा याद रहती है, चीजें पता होती हैं, प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में जो है रटना नहीं है, आपको ये तुरंत गणित की तरह जैसे सवाल लगाते हैं ना, मैथ, वैसे ही लगा देंगे। ठीक है, मैथ की तरह लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए, आसान ट्रिक याद रखने के लिए क्या है, तत्पुरुष में का, की, ये के लिए सब छिपा होता है। कर्मधारय समास में क्या होगा, पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता है, विशेषण और विशेष्य होगा। द्विगु में क्या होता है, संख्या वाला शब्द आता है। द्विगु तो बहुत आसान होगा, आपको पता चल जाएगा। बहुव्रीहि, किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का संकेत देगा। द्वंद्व समास, और छिपा होता है। अव्ययी भाव, तरीका, समय, अनुसार का अर्थ देता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखेंगे।
अब देखिए उपसर्ग और प्रत्यय समझ लीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय भी आएंगे। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, एक एक करके समझेंगे। पहले पढ़ेंगे, फिर एक एक को तोड़ के समझेंगे। सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। दोनों रेखांकित शब्दों में मूल शब्द बोध के पहले दुर उपसर्ग है। जैसे दुर्बोध है ना, अगर इसका संधि विच्छेद भी कर देंगे तो दुर ये उपसर्ग है, यानी जो पहले आया है। और आदि के पहले अन, ये उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाए गए। ठीक है, तो ये उपसर्ग है। उपसर्ग भाषा के ऐसे सार्थक और लघुतम खंड है जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं होता है। ये शब्दों के आरंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को देखिए। आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं। लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। तो ये जो रेखांकित किए गए हैं शब्द, ये रेखांकित शब्दों में मूल शब्द सुधार के बाद के ये जो क लिखा गया ना, सुधारक क, ये क क्या है, प्रत्यय है। और कठिनाई में जो कठिन शब्द के बाद आई है, ये प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। तो प्रत्यय भाषा के ऐसे सार्थक और लघुतम खंड है जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। ठीक है, और जो शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो उपसर्ग क्या है, पहले आता है शब्द के। प्रत्यय क्या है, शब्द के अंत में आता है। और ये दोनों ही स्वतंत्र रूप में उपयोग नहीं हो सकते, मतलब इनका आप सीधे स्वतंत्र रूप से लिख देते, इनका कोई मतलब नहीं है। वो किसी शब्द के आगे जुड़ेंगे, मतलब कुछ होगा उस शब्द में जुड़ेंगे और फिर एक नया शब्द बनेगा, फिर उसका कोई मतलब होगा। वैसे ही प्रत्यय किसी के साथ जुड़ेगा और फिर एक नया शब्द बनाएगा, उसका कोई मतलब होगा। ये नहीं कि आप स्वतंत्र रूप से अपने में आप ही उपसर्ग और प्रत्यय अपना एक अर्थ रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वो छोटा शब्दांश है, यानी शब्द का एक अंश। जैसे मैं कृषि लिखूं, कृषि, मान लीजिए मैंने कृषि लिख दिया। ठीक है, तो ये कृषि एक शब्द है। इस शब्द का एक अंश, एक छोटा टुकड़ा, मान लीजिए ये बड़ा टुकड़ा है, ये मान लीजिए पूरा कृषि है, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा यानी शब्द का एक अंश, शब्दांश। शब्दांश होता है जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर नया शब्द बनाता है, वो उपसर्ग होता है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप अपने से नहीं होगा, ये अपने आप में कोई शब्द नहीं है उपसर्ग। ठीक है, वो जुड़ के एक शब्द बनाएगा, एक नया शब्द बनाएगा। ठीक। उपसर्ग वह छोटा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर नया शब्द बनाता है। उपसर्ग अकेले इस्तेमाल नहीं होता है, ये याद रखिए। दुर्बोध, अब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो दुर प्लस बोध, यानी बोध क्या का मतलब है, समझ। दुर का मतलब कठिन, का अर्थ होगा कि जिसे समझना कठिन हो, जिसे समझना कठिन हो, वो दुर्बोध होता है। ठीक है, दुर क्या है, उपसर्ग है। एग्जाम्पल, अनादि, अन प्लस आदि। आदि क्या है, शुरुआत। अन मतलब नहीं, तो इसका मतलब ये है कि जिसका कोई आदि ना हो, यानी शुरुआत ना हो। अन्न क्या है, यहाँ उपसर्ग है। अगर कोई छोटा भाग शब्द के आगे जोड़कर नया अर्थ बनाए तो वो उपसर्ग होता है। देखिए, अन, दुर, सु, प्र, उप। अन मतलब नहीं, दुर मतलब कठिन, सु मतलब अच्छा, प्र मतलब आगे या विशेष, उप मतलब पास। एग्जाम्पल, अनपढ़, अन जो पढ़ में अनपढ़ जुड़ गया। दुर्गम, गम में दुर जुड़ गया तो दुर्गम हो गया। सील में सु जुड़ गया, सुशील हो गया। गति में प्र जुड़ गया, प्रगति हो गया। नगर में उप जुड़ गया, तो उपनगर हो गया। तो ये जो उप है, प्र है, सु है, दुर है, अ है, अन है, ये उपसर्ग है। एग्जाम्पल, सुपुत्र। सुपुत्र में सु क्या है, सुपुत्र का मतलब अच्छा पुत्र। सु क्या है, उपसर्ग है। प्रगति, गति, प्रगति मतलब आगे बढ़ना, प्र उपसर्ग है। ठीक। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय वह शब्दांश होता है, ये भी शब्दांश होता है, एक शब्द का एक अंश होता है। ठीक, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, पहले नहीं, अभी तक उपसर्ग क्या था, आगे जुड़ रहा था। अब शब्द के एक शब्द होगा उसके पीछे जुड़ेगा, किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, सुधारक। सुधारक को अगर तोड़ेंगे तो सुधार प्लस क, सुधार प्लस क। तो सुधार क्या है, ठीक करना, क मतलब करने वाला, सुधार करने वाला। तो क क्या है, प्रत्यय। कठिनाई, कठिनाई में कठिन प्लस आई, अर्थ क्या है, कठिन होने की अवस्था। तो आई क्या है यहाँ पर, प्रत्यय। आसान ट्रिक क्या है कि अगर कोई छोटा भाग शब्द के पीछे जोड़कर नया शब्द बनाएगा तो वो क्या होगा, प्रत्यय होगा। ठीक। तो प्रत्यय यहाँ क्या क्या है, क है, ता है, आई है, पन है। देखिए एग्जाम्पल, शिक्षक है, सुंदरता है, भलाई है, बचपन है। ठीक। तो बच में जो है पन जुड़ गया है। ठीक है, तो और भलाई में आई जुड़ गया है, सुंदरता में ता जुड़ गया है, शिक्षक में क जुड़ गया है। ठीक।
समझ में आया? तो ये सुंदरता क्या है? गुण है। भलाई क्या है? एक अवस्था है। बचपन क्या है? एक भाव है। और शिक्षक क्या है? करने वाला। तो ये सब प्रत्यय हो गया। एग्जाम्पल के लिए अब देखिए, मीठा प्लस आस यानी मिठास, तो मीठा होने का गुण। तो ये आस क्या है? प्रत्यय हो गया। बच्चा प्लस पन, बचपन, ये पन क्या है? प्रत्यय। तो बच्चे जैसी अवस्था, बचपन। उपसर्ग क्या है? शब्द के पहले लगता है, शुरुआत बदलता है, और एग्जाम्पल अनपढ़, पढ़ में अन जुड़ गए। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के बाद लगता है, अंत बदलता है। एग्जाम्पल सुंदरता, सुंदर में ता जुड़ गया है। अब जैसे मोबाइल ऐप में क्या होता है? शुरुआत में फिल्टर जोड़ो तो लुक बदल जाता है, आखिर में इफेक्ट जोड़ो तो पूरा स्टाइल बदल जाता है। ठीक है, वैसे ही शब्द के आगे उपसर्ग, पीछे प्रत्यय जुड़कर जो है नया अर्थ बना देते हैं। समझ में आया? तो उपसर्ग क्या है? शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाता है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बनाता है। दोनों भाषा को अधिक सुंदर और अर्थपूर्ण बना देते हैं। समझ में आ गया? तो आपको समझ में आ गया उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। अब हम इन्हीं शब्दों को जोड़कर कुछ नए शब्द बनाते हैं। अब इनको देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। जैसे देखिए, मधुर, मधुर में मधुरता, मधुरमय, सुमधुर, ये सब लगा है ना। इसी को समझेंगे एक एक करके। देखिए, पहला, पहला में क्या पूछ रहा है कि निबंध से उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्द ढूंढकर अपनी उत्तर लेखन पुस्तिका में लिखे। जो हमने बुक पढ़ी थी, तो ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को, तो उसी में से हमें उपसर्ग और प्रत्यय ढूंढना है। ठीक है, कुछ मैंने ढूंढे हुए हैं, और आप जो है कुछ और ढूंढ के प्रैक्टिस करिएगा। उपसर्ग वाले साहब, दुर्बोध, अनादि, असंतोष, प्रगति, उपयुक्त। ये क्या? देखिए, प्रगति में प्र, असंतोष में अ, अनादि में अ, दुर्बोध में दुर, उपयुक्त में उप। ये सब क्या? उपसर्ग वाले शब्द। प्रत्यय वाले शब्द, सुधारक में क, कठिनाई में आई, मधुरता में ता, सुंदरता में ता, लेखन में अन, न, लेख में न। ये सब प्रत्यय है। ठीक, तो वाक्यों को पूरा करने के लिए बारे में बताया गया। यहाँ पे क्या दूसरा है? नीचे दिए गए वाक्यों को उचित उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर पूरा कीजिए। जैसे निबंध लिखना बड़ी कठिन, संतोष, स्पष्ट, अबोध, ये करना है। देखिए, पूरा कर देते हैं। निबंध लिखना बड़ी कठिनाई, यानी यहाँ प्रत्यय लगाया गया, कठिन में आई लगा है, कठिनाई की बात है। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है, अ लगा है आगे, तो क्या? उपसर्ग जुड़ गया। वाक्यों में कुछ अस्पष्टता भी चाहिए, अस्पष्ट, स्पष्ट में अस्पष्टता आ गया, यानी इसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों लगा है। क्या है? उपसर्ग हो गया है, और ता लास्ट में क्या है? ये प्रत्यय हो गया है। स्पष्ट वर्ड है, इसमें अस्पष्टता जुड़ा है, तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ गया है। क्योंकि यह दुर्बोध, बोध में दुर जुड़ गया है, यानी क्या जुड़ गया है? उपसर्ग जुड़ गया है। तो सारी चीजें पता चल गई। इसमें प्रत्यय उपसर्ग दोनों जुड़ा है, इसमें उपसर्ग जुड़ा है, इसमें असंतोष जुड़ा है यानी अ जुड़ा है, यानी उपसर्ग जुड़ा है। कठिनाई में आई जुड़ा है, आई मतलब प्रत्यय जुड़ा है। ठीक है। अब क्या नीचे तीसरा क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाकर लिखिए। इसकी सहायता के लिए एक नीचे उदाहरण देते हैं, मतलब इन सबको उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना है, तो बना देते हैं। चलिए बनाते हैं एक एक करके। मधुर का क्या होगा? मधुरता, मधुरिम, सुमधुर। तो मधुरता मधुर को मधुरता बनाया, ता लगा, प्रत्यय जोड़ के बनाया। मधुरिम में इम जोड़ा, तो प्रत्यय लगा के जोड़ा। मधुर में सुमधुर लगाया, सुमधुर यानी सु लगाया, पहले आया, तो उपसर्ग जोड़ दिया हमने। सुधार, सुधार में सुधारक, तो हमने जोड़ा, प्रत्यय लगाया। सुधारना, ना जोड़ा, प्रत्यय लगाया, लास्ट में लगाया। सुधारवादी, वादी जोड़ा हमने, अंत में लगाया, यानी प्रत्यय लगा के जो बनाया सब। सुंदर, सुंदरता, प्रत्यय लगाया। सुसुंदर, यानी सुसुंदर में हमने सु पहले जोड़ा दो बारी, ये उपसर्ग हो गया। सौंदर्य, ठीक है, अ जोड़ दिया हमने आगे, ये उपसर्ग हो गया। और लास्ट में अर्र जोड़ा हमने, तो ये प्रत्यय भी जोड़ दिया, तो दो चीजें जुड़ गई इसमें। गति, गति में प्र जोड़ा है, उपसर्ग। गतिशील में सील जोड़ दिया लास्ट में, ठीक है, तो प्रत्यय जुड़ गया। गति में दुर्गति जोड़ दिया, दुर जोड़ दिया आगे, तो उपसर्ग हो गया। ये नए शब्द बन गए बहुत सारे। घबराइए नहीं, पीडीएफ मिलेगा इसका। समाज, समाज में सामाजिक, इक जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया। समाजवाद, वाद जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक, समाज सुधार, समाज जोड़ा, सुधार जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। भाव के अनेक शब्द, अब हम ये करेंगे। भाव एक शब्द अनेक, इस पाठ में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनके अर्थ परस्पर मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए विचार, मनन, चिंतन, या सुहावने, मधुर, मनमोहक।
पाठ में से ऐसे शब्द ढूंढिए तथा वाक्य प्रयोग के द्वारा उनके अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब अर्थ बताना है, ऐसे ऐसे शब्द आए हैं, उनके ऐसे ही मतलब बताने हैं हमें। बहुत सारे आए हैं, मैं बता देता हूँ, लेकिन आप भी ढूंढ के समझेंगे उसको। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, नेट पे ढूंढिए, अपने से थोड़ा मेहनत करिए, एग्जाम में लिखना होगा ना। शब्द क्या है? विचार। समान अर्थ वाले शब्द क्या है? मनन चिंतन। वाक्य का प्रयोग क्या है? हमें किसी काम को करने से पहले विचार करना चाहिए, ये शब्द बन गया। मनन, विचार या चिंतन। अच्छे विचारों का मनन करने से ज्ञान बढ़ता है, मनन वर्ड आ गया। चिंतन, विचार और मनन। महात्मा गांधी समाज के सुधार पर चिंतन करते थे। सुहावने, मनमोहक और सुंदर। पहाड़ों का दृश्य बहुत सुहावना लगता है। मधुर, मीठा और सुरीला। कोयले की आवाज बहुत मधुर होती है। मनमोहक, आकर्षक, सुंदर। बगीचे का मनमोहक दृश्य सभी को पसंद आता है। संघर्ष, संग्राम, कठिनाई। सफलता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सुधार, उन्नति, विकास। शिक्षा से समाज में सुधार आता है। अनुभव, अनुभूति, एहसास। यात्रा हमसे हमें नए अनुभव मिलते हैं। अनुभूति, एहसास, अनुभव। प्रकृति को देखकर मन में शांति की अनुभूति होती है। ठीक है, वाक्य प्रयोग भी कर लिया, ये शब्द भी है और इसका अर्थ भी यहाँ पे है। ऐसे ही और भी ढूंढिए और ऐसे बनाइए। ठीक है, तो आसान समझ क्या है कि विचार, मनन, चिंतन, सोचने से जुड़े शब्द हैं। सुहावने, मनमोहक, सुंदर लगने वाली चीजें हैं, शब्द हैं। मधुर, मीठा या सुरीला। संघर्ष या कठिन मेहनत या लड़ाई। अनुभव, अनुभूति, महसूस की गई बातें। ठीक, अब गतिविधियां देख लेते हैं थोड़े। ये अमीर खुसरो ने बोला था, तो हम पढ़ रहे थे। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो पाठ में क्या है कि अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध अनमेली आई है। अनमेली, अनमेली आई है। अनमेली क्या है? अनमेली एक प्रकार की हास्य व्यंग्यपूर्ण काव्य शैली है, यानी कविता की एक शैली है, कहने की तरीका है। ठीक, और कैसा है? हंसने हंसाने वाला आलोचना है, मतलब ऐसी आलोचना करना जिससे हंसी आ जाए। तो हास्य व्यंग्यपूर्ण काव्य शैली है, जिसमें असंगत वाक्यों एवं विपरीत स्थितियों को जोड़कर मनोरंजन किया जाता है। अमीर खुसरो आम लोगों के मन को बहलाने व हंसाने के उद्देश्य से ऐसे प्रयोग किया करते थे। आप उनके द्वारा रचित अन्य अनमेलियों, मुकरियों, पहेलियों का शिक्षक की सहायता से ढूंढ कर संकलन कीजिए। ठीक, तो चलिए ढूंढ लेते हैं थोड़ा सा। तो अमीर खुसरो की अनमेलियां, मुकरियां और पहेलियां समझते हैं। तो अनमेली पहले क्या होती है? देखिए, अनमेली ऐसी हास्य व्यंग्य रचना होती है, मतलब ऐसी रचना और ऐसा व्यंग यानी ऐसा आलोचना जिसको पढ़कर हंसी आ जाए। मतलब ऐसा व्यंग करो, ऐसा मजाक करो, ऐसा क्रिटिसिज्म करो जिससे हंसी छूट जाए, तो वो हास्य व्यंग रचना होती है। ठीक है, जिसमें अजीब और उल्टी बातें हों, असंगत स्थितियां हों और मजेदार शब्द हों। ठीक है, इनको जोड़कर हंसी पैदा की जाती है। तो अमीर खुसरो जो है लोगों को मनोरंजन करने के लिए ऐसी रचनाएं लिखते थे, यानी लोगों को मजा आए। और पाठ में दी गई अनमेली क्या है? खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो इसका मतलब क्या है? बहुत मेहनत से खीर बनाई गई, लेकिन कुत्ता आकर उसे खा गया और व्यक्ति कुछ करने के बजाय ढोल बजाता है। तो ये क्या है? ये मजेदार और उल्टी स्थिति होने के कारण हास्य पैदा करती है। ठीक, और अमीर खुसरो के कुछ और भी है पहेलियां, उसको देखिए। पहला पहेली क्या है? एक पहेली, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो आकाश और तारे, ये पहेली है, इसको पहेली को समझना है। जैसे दादा दादी, नाना नानी, दादी दादा हमें एक पहेली कहते थे कि बूझो तो जाने, एक पहेली देते थे, हम ऐसे सिर खुजाते हुए कोशिश करते थे समझने की। तो ये वही है कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो आकाश में बहुत सारे चांद है, तारे हैं। तो आकाश को थाली मान लिया गया है, उसमें बहुत सारे तारे हैं। और आकाश क्या है? हम ऊपर की ओर देखते हैं तो इसका मतलब आकाश जो है उल्टा है, ठीक, औंधा धरा है। लेकिन और उससे एक भी चांद तारा गिरता नहीं है। ठीक, तो वही बताया गया है। तो आकाश और तारे हैं। दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? तो उत्तर क्या? आग। ये सब क्या है? पहेली। मुकरी क्या होती है? मुकरियां क्या होती है? देखिए, मुकरी में पहले किसी चीज का वर्णन किया जाता है। ठीक है, मुकरी में पहले कुछ चीजों का वर्णन किया जाता है, फिर अंत में उसका उत्तर जो है मजेदार ढंग से बदल दिया जाता है। ठीक, यानी मुकर जाया जाता है, तो उसको मुकरी कहते हैं। देखिए, एक एग्जांपल देखिए। साड़ी पहने, गहने पहने, घर घर जाकर नाचे, लोग उसे देखकर हंस पड़ते, अरे वह तो कठपुतली निकले। ठीक,
ये साड़ी पहने गहने पहने घर घर जाकर नाचे, लोग उसे देख हंस पड़ते, अरे वह तो कठपुतली निकले। ठीक, ये है मुकरी। अमीर खुसरो की विशेषता क्या है? सरल भाषा, हास्य और मनोरंजन, बुद्धिमानी, शब्दों का खेल। इस कारण उनकी रचना जो है आज भी प्रसिद्ध है। तो अमीर खुसरो की अनमेलियां, मुकरियां, पहेलियां हिंदी साहित्य की रोचक और मनोरंजन धरोहर है, एक हेरिटेज है जो लोगों को हंसाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करती है। समझ में आया? तो आपको मुकरियां समझ में आ गया। मुकरियां में लास्ट में मुकर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे आपसे कुछ पूछा जाए, आपको कुछ गाना गा के सुनाया जाए, जैसे साड़ी पहने गहने पहने घर घर जाकर नाचे, तो मान लीजिए आपकी सहेली बोले, आप एक तरीके से सहेली से आप पूछे तो बताओ सहेली इसका क्या होगा। ठीक, जैसे मैंने बोल लीजिए कि साड़ी पहने गहने पहने घर घर जाकर नाचे, लोग उसे देख हंस पड़े। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये तो खरगोश होगा। तो जो कहानी सुना रही होगी, जो मुकरी पढ़ रही होगी, बोलेगी नहीं सहेली कठपुतली। तो ये होता है मुकरी, लास्ट में मुकर जाना। साड़ी पहने गहने पहने घर घर जाकर नाचे, लोग उसे देख हंस पड़ते, तो बताओ सखी क्या होगा। तो सखी बोलेगी ये तो कुत्ता होगा। तो फिर वो जो मुकरी पढ़ रही होगी बोलेगी नहीं सखी ये तो कठपुतली निकले। ये मुकर जाना लास्ट में, वो मुकरी होता है। ठीक। दूसरा, कक्षा में युवा और वृद्ध दो पीढ़ियों के पीढ़ीगत अंतर पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए। वाद विवाद मतलब कि डिस्कशन करना है, डिबेट करना है आपस में। ठीक है, वाद विवाद के नियमों के लिए आप कक्षा 7 और 8 की पुस्तक मल्हार के कुछ पाठों का अभ्यास देखकर अपनी प्रतियोगिता के नियम निर्धारित कर सकते हैं। 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा, कभी तो 9वीं कक्षा में बैठा होगा, तब बैठे होंगे आप। 7वीं और 8वीं कक्षा में मल्हार एक पाठ है, एक चैप्टर है जिसमें इसके बारे में है। तो पहले हम कर लेते हैं वाद विवाद, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, या फिर अपने में आपस में कोई भी टॉपिक चुन के करिएगा। ये तो एक टॉपिक है ना, दो पीढ़ियों के पीढ़ीगत अंतर, आप और टॉपिक लोगे डिबेट करिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन देने का मतलब है कि आप थोड़ा सा क्रिएटिव बने, कुछ बातों पे डिबेट वगैरह करना सीखें, हेल्दी डिबेट, लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, युवा और वृद्ध दो पीढ़ियों के बीच अंतर। पहला पक्ष क्या है? युवा पीढ़ी के समर्थन में माननीय शिक्षकगण। और पहला पक्ष युवा पीढ़ी के समर्थन में कुछ बोल रहा है। माननीय शिक्षकगण और मित्रों, मैं युवा पीढ़ी के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। युवा पीढ़ी नई सोच रखती है, विज्ञान और तकनीक को अपनाती है, समाज में बदलाव लाना चाहती है। आज के युवा डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन एजुकेशन, स्टार्टअप कल्चर जैसे नए विचारों के माध्यम से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। युवा समस्याओं का समाधान जल्दी चाहते हैं, पुराने अंधविश्वासों और गलत परंपराओं को बदलने का साहस रखते हैं। ठीक। एग्जाम्पल के लिए आज के युवा पर्यावरण संरक्षण, महिला अधिकार, भ्रष्टाचार विरोध जैसे मुद्दों पर खुलकर आवाज उठाए, इसलिए युवा पीढ़ी प्रगति और परिवर्तन की प्रतीक है। अब दूसरा पक्ष जो है विपक्ष के में तर्क देगा वृद्ध पीढ़ी के समर्थन में। ठीक, वृद्ध पीढ़ी के समर्थन में विपक्ष जो है समर्थन में बोल रहा है। माननीय शिक्षकगण और मित्रों, मैं वृद्ध पीढ़ी के पक्ष में अपने विचार रखना चाहता हूँ। वृद्ध लोगों के पास अनुभव है, धैर्य है और जीवन का गहरा ज्ञान होता है। उन्होंने जीवन के संघर्षों को देखा होता है, इसलिए उनके निर्णय अधिक समझदारी भरे होते हैं। आज के समाज में संस्कार, नैतिकता और पारिवारिक मूल्य वृद्ध पीढ़ी से ही सीखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब परिवार या समाज में कोई बड़ी समस्या आती है तो लोग बुजुर्गों की सलाह लेना उचित समझते हैं। वृद्ध पीढ़ी हमें हमारी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ के रखती है। ठीक है, तो ये दोनों ने पक्ष विपक्ष में तर्क दे दिया, तो इसका निष्कर्ष एकदम बैलेंस क्या होगा? युवा और वृद्ध दोनों समाज के लिए आवश्यक है। युवा ऊर्जा और नई सोच देते हैं, जबकि वृद्ध अनुभव और मार्गदर्शन करते हैं। यदि दोनों पीढ़ियां मिलकर काम करें तो समाज और अधिक संतुलित और प्रगतिशील बन सकता है। समझ में आया? तो ऐसे डिबेट करिए। ये तो अच्छे से बता दिया मैंने इसका टॉपिक पे, आप ऐसे डिबेट करिए। अब अगला देखते हैं, भाषा संगम। निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। नीचे निबंध शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची दी गई है। निबंध हिंदी में निबंध कहते हैं, संस्कृत में भी निबंध कहते हैं, पंजाबी में निबंध कहते हैं, उर्दू में निबंध को क्या बोलते हैं? मजमून। कश्मीरी में क्या बोलते हैं? मजमून। ठीक। और सिंधी में क्या बोलते हैं? निबंधु और मंजून। मराठी में भी निबंध बोलते हैं, गुजराती में भी निबंध बोलते हैं, कोंकणी में भी निबंध बोलते हैं, नेपाली में भी निबंध बोलते हैं। बांग्ला में क्या बोलते हैं? निबंध और प्रबंध। असमिया में निबंध रचना बोलते हैं। मणिपुरी में निबंध और निबंध भी बोलते हैं और वांग बोलते हैं। उड़िया में प्रबंध और रचना बोलते हैं। तेलुगु में व्यासमू बोलते हैं। तमिल में कटटूरय बोलते हैं।
मलयालम में उपन्यासम बोलते हैं, कन्नड़ में लेख और प्रबंध बोलते हैं। ठीक। निबंध को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, कि इसका मतलब समझ में आया? उच्चारण अलग अलग है हर भाषा का अपना। इनके अतिरिक्त यदि आप निबंध शब्द को किसी और भाषा में जानते हैं तो उस भाषा में लिखिए, उपर्युक्त वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। अगर आपको निबंध के बारे में और पता है कि निबंध को और शब्दों में लिखा जा सकता है, और आप अपनी मातृभाषा में भी लिखिए, जिस क्षेत्र से भी हैं। जैसे मैं जिस क्षेत्र से हूँ उसके बारे में लिख देता हूँ, आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में लिखिएगा। ठीक है। तो यहाँ बताया गया, क्या बताया जा रहा है कि निबंध शब्द अलग अलग भारतीय भाषाओं में अलग अलग नामों से बोला जाता है। भारत में कई भाषाएं हैं, इसलिए एक ही चीज के अलग अलग नाम हो सकते हैं। अब ये चीजें मैं जो बताई गई हैं सारी चीजें लिख दी गई हैं। ठीक। और तो इसका मतलब क्या है कि भाषा अलग हो सकती है, लेकिन निबंध का उद्देश्य हर जगह एक ही है, किसी विषय पर विचारों और भावनाओं को लिखना। ठीक है। निबंध का उद्देश्य क्या है, हर जगह एक ही है, भाषा बस अलग अलग है। और निबंध का उद्देश्य क्या है कि अपने विचारों और भावनाओं को लिखा जाए। और उपयुक्त वाक्य अपनी मातृभाषा में, वाक्य यानी निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए, उपयुक्त वाक्य। और आसान भोजपुरी में निबंध देखिए, उपयुक्त वाक्य अपनी मातृभाषा में लिखिए, मतलब निबंध के बारे में। तो निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। और भोजपुरी में अपनी मातृभाषा में मुझे लिखना, तो क्या लिखेंगे? निबंध लिखे से पहले ओकर रूपरेखा बना लेवे के चाहिए। ये है भोजपुरी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, हिंदी में जल कहते हैं, तमिल में तन्नी कहते हैं, लेकिन वस्तु एक ही रहती है। ठीक है। वैसे ही निबंध का नाम भाषाओं में बदलता है, लेकिन उसका अर्थ वही रहता है। समझ में आ गया? ठीक। तो भाषा की, ये आपको क्यों बताया गया, ये जो आपको बताया जा रहा है वो भाषा की विविधता समझाया जा रहा है, कि देखिए एक ही चीज को अलग अलग भाषाओं में बोला जा रहा है, लेकिन है सब एक ही। तो एकता का प्रतीक भी समझाने की कोशिश की जा रही है, कि एक ही चीज को अलग अलग भाषाओं में बोला जा रहा है। एक तो डाइवर्सिटी समझाई जा रही है कि भाषाओं की बहुत सारी विविधता है हमारे यहाँ, लेकिन है चीज एक ही। तो निष्कर्ष रूप में भारत भारत की भाषाई विविधता हमारी संस्कृति की खूबसूरती है। अलग अलग भाषाओं में शब्द बदल जाते हैं, लेकिन ज्ञान और विचारों का उद्देश्य समान रहता है। ठीक। अब झरोखे से ये देख लेते हैं। पाठ में आदर्श निबंध लेखन के विषय में विस्तार से बताया गया। अब आप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का लेख मैं क्यों लिखता हूँ पढ़िए। ये जो लिखा हुआ है ना, मैं क्यों लिखता हूँ, ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे एक राइटर है, ये उनका है। इसको भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी पूछ सकता है। लास्ट में दिया हुआ है, पढ़ के इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये अज्ञे लिखते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है, पर बड़ा कठिन भी है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, न जाने संभव भी है या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, लिख कर ही लेखक उस अभ्यंतर विवशता को पहचानता है, जिसके कारण उसने लिखा, और लिख कर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न उनका सब लेखन ही कृति होता है, इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कि कौन सी कृति भीतर प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे दूसरे यह भी होता है दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष का निमित्त बन जाता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है, नाम याद रखिएगा। मैं क्यों लिखता हूँ, ये इनकी कृति है। ठीक है, आप समझते हैं इसको, मैं क्यों लिखता हूँ। इसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जो है उनके द्वारा लिखा गया है। तो इसमें क्या राइटर बता रहे हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, कि इंसान आखिर लिखता क्यों है। लेखक क्या कह रहे हैं, कि लेखक कहते हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ। यह सवाल सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका उत्तर देना बहुत कठिन है, क्योंकि इसका संबंध लेखक के मन, भावनाओं और अंदर की सोच से होता है। लेखक लिखता क्यों है, लेखक लिखता है कि मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि खुद को समझ सकूं, मतलब खुद सेल्फ रियलाइजेशन कर सकूं, इसलिए लिख रहा हूँ। यानी लिखने से लेखक अपने मन की बातें पहचानता है, अपनी उलझनों को समझता है, और मन
हल्का करता है। जैसे जब कोई व्यक्ति दुखी होता है और अपनी बातें डायरी में लिखता है तो उसे राहत महसूस होती है, ठीक वैसे ही लेखक भी अपने अंदर की भावनाओं को समझने के लिए लिखता है। आंतरिक विवशता क्या है? लेखक कहते हैं कि कई बार मन के अंदर एक बेचैनी या मजबूरी होती है जो इंसान को लिखने पर मजबूर कर देती है। इसे उन्होंने आंतरिक विवशता कहा है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने समाज में कोई गलत चीज देखी, गरीबी, अन्याय, भ्रष्टाचार, तो आपके मन में उसे व्यक्त करने की तीव्र इच्छा हो जाती है कि मैं इसे बताऊंगा। ये जो भावना है, यही भावना लेखन बन जाती है। क्या हर लेखन सच्ची प्रेरणा से होता है? तो लेखक बताते हैं कि हर बार लेखक केवल अंदर की भावना से नहीं लिखता है। कभी कभी वो पैसे की जरूरत से, प्रसिद्धि पाने के लिए, संपादक के आग्रह से और प्रकाशक का दबाव भी लेखन का कारण बन जाते हैं। ठीक है। तो केवल अंदर की भावना से नहीं, बल्कि इन सब कारणों से भी लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आजकल जो है कई लोग क्या है, यूट्यूब पर व्यूज, सोशल मीडिया पर फॉलोवर या पैसे कमाने के लिए कंटेंट बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है, सच में समाज को बदलने या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखते हैं। पांचवी बात, सच्चा सच्चा लेखक कौन होता है? लेखक सतीजानंद हीरानंद वात्स्यायन बता रहे हैं कि सच्चा लेखक लेखक कहते हैं कि एक सच्चा रचनाकार ईमानदारी से जानता है कि उससे उसने कौन सा लेख दिल से लिखा है और कौन सा बाहरी दबाव में लिखा है। ठीक। और एक मैसेज है सबसे बड़ा कि लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है, यह है कि लेखन केवल शब्द लिखना नहीं होता है, बल्कि अपने अंदर की भावनाओं, विचारों और संघर्षों को समझने का माध्यम है। ये संदेश दे रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे कि अपने अंदर की भावनाओं, विचारों और संघर्षों को समझने का माध्यम है। ठीक। निष्कर्ष रूप में ये लिखेंगे कि इस लेख में अज्ञे जी क्या बता रहे हैं? ये बताते हैं कि लेखक अपने मन की बातें समझने के लिए लिखता है, लेखन आत्म अभिव्यक्ति का माध्यम है और सच्चा लेखन दिल की सच्ची प्रेरणा से पैदा होता है। समझ में आ गया? अब देखिए अगला खोजबीन देख लेते हैं थोड़ा। पाठ में साहित्यकारों बाण भट्ट, श्रीहर्ष, अमीर खुसरो, सेनापति, महात्मा गांधी, एजी गार्डनर, शेक्सपियर, मार्टिन के विषय में पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए। अब देखिए आपको ये होमवर्क है आपके लिए, लेकिन मैंने कर दिया है। लेकिन आप इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में इंटरनेट से ढूंढ के पढ़ेंगे। ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है। अब जो मैंने डिटेल में थोड़े डिटेल दी है उसके बारे में जान लेते हैं, लेकिन अपने से भी पढ़ना है बच्चों आपको। ठीक है। देखिए बाण भट्ट के बारे में देखते हैं। बाण भट्ट क्या थे? संस्कृत भाषा के लेखक थे, एक महान लेखक थे। ये सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है। मतलब एक राजा है, महल है, उस महल में ये दरबारी कवि थे, यानी राजा के लिए कविताएं लिखते, सैलरी पे थे। तो उस समय उनका, ये जो है उनका समय लगभग 7वीं शताब्दी माना जाता है बाण भट्ट का। उनकी रचनाएं कौन कौन सी है? हर्षचरित, कादम्बरी। और उनकी विशेषता क्या है? ये अलंकार युक्त भाषा इस्तेमाल करते हैं, सुंदर वर्णन करते हैं और प्रकृति और भावनाओं का चित्रण करते हैं। ठीक है। प्रकृति जब भी लिखते हैं कुछ भी, प्रकृति को केंद्र में रखते हैं, इमोशंस को महत्व देते हैं। योगदान क्या है? उन्होंने संस्कृत गद्य साहित्य में को नई ऊंचाई दी है। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और राज दरबार का वर्णन मिलता है, बहुत ही सुंदर। ये जब पढ़ेंगे हर्षचरित और कादम्बरी तो आपको पता चलेगा। श्रीहर्ष, तो इनका परिचय ये है कि ये संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। ये अपने कठिन और अलंकारिक काव्य के लिए जाने जाते हैं। इनकी रचना क्या है? नैषध चरित। विशेषता क्या है? कठिन भाषा इस्तेमाल करते थे, गहरी कल्पना थी इनकी, अलंकारों का प्रयोग करते थे। ताकि कहने का मतलब ये, अलंकारों का मतलब भाषा को वो सजा धजा के बोलते थे ताकि थोड़ा अच्छा लगे। एग्जाम्पल के लिए उनकी कविताएं जो है विद्वानों को बहुत पसंद आती थी, लेकिन सामान्य लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन हो जाता था। सामान्य लोग नहीं समझ सकते थे, जो पढ़े लिखे हैं वही समझ पाएंगे। अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो क्या थे? एक सूफी कवि थे, संगीतकार थे, लेखक थे। और उन्होंने भारत का तोता कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। वे दिल्ली सल्तनत के समय में रहे हैं। इतिहास पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा दिल्ली सल्तनत कब है। प्रमुख योगदान क्या है? कविताएं, पहेलियां, मुकरियां, गजलें, संगीत, गाने, ये सब लिखे हैं। और इनकी विशेषता क्या है? हास्य और मनोरंजन, सरल भाषा और हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मेल है इनमें। इनके लेखन में ये सब मिलेगा, जब ये लिखते हैं तो ये सब मिलेगा आपको। ठीक। और संगीत में क्या योगदान है? कि उन्होंने कव्वाली और सितार के विकास में योगदान दिया है। सितार जो बजाया जाता है ना, उसके विकास में योगदान दिया है। ठीक है। और प्रसिद्ध पंक्ति इनका क्या है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, खीर पकाई जतन से, कुत्ता आ गया का, वो। अब सेनापति के बारे में जान लेते हैं। सेनापति क्या है? रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि है, रीतिकाल। ठीक है। ये अलंकार और कठिन शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक।
कठिन शैली जब भी बोला जाए तो समझ लीजिए जो पढ़े लिखे वही समझेंगे। तो कठिन काव्य है, अलंकारों का अधिक प्रयोग करते हैं, विद्वता प्रदर्शन करते हैं। उनकी कविताओं में कई बार ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें समझ पाना कठिन हो जाता है। ठीक। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी भारत के, इनके बारे में तो अच्छे से जानते हैं आप। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। सिद्धांत इनका ये था, सत्य, अहिंसा और सादगी। सिंपल इवन हाई थिंकिंग, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, अहिंसा नहीं करते थे, सत्य बोलते थे। बहुत सारे प्रमुख आंदोलन क्या, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन, और भी है, ये फेमस है। समाज सुधार में उन्होंने छुआछूत का विरोध किया, स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया और ग्राम विकास, गांवों के विकास पे जोर दिया। और इनका प्रसिद्ध कथन है कि आप वह बदलाव बनिए जो दुनिया में देखना चाहते हैं। ठीक, ये प्रसिद्ध कथन है। छठा, एजी गार्डनर, शुरुआत में इनका नाम आया है। तो एजी गार्डनर क्या, अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार है, ऐसे राइटर है, और ये सरल और रोचक निबंध लिखते हैं। इनकी विशेषता क्या है, भाषा सरल है, दैनिक जीवन के विषय चुनते हैं, और हास्य और व्यंग के रूप में लिखते हैं सारी चीजें। ठीक। और उनका मानना क्या था कि लेखन एक विशेष मानसिक स्थिति होता है। योगदान क्या है इनका, उन्होंने अंग्रेजी निबंध साहित्य को लोकप्रिय बनाया है। अंग्रेजी निबंध साहित्य, एक हिंदी निबंध साहित्य है, एक अंग्रेजी निबंध साहित्य है, तो इन्होंने अंग्रेजी निबंध साहित्य को आगे बढ़ाया। सातवां, विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर क्या है, अंग्रेजी साहित्य के एक महान नाटककार माने जाते हैं। कहानी होती है, नाटक होते हैं, उपन्यास होते हैं, तो नाटककार थे। इनकी रचनाएं हैं हेलमेट, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, रोमियो और जूलियट। इसके बारे में तो सुना ही होगा, रोमियो और जूलियट, ये इन्हीं का है, शेक्सपियर का। इनकी विशेषता क्या है, मानवीय भावनाओं का गहरा चित्रण करना, मतलब मन में जो भावनाएं आ रही हैं साइकोलॉजिकल, मनोविज्ञान को पहचानने की कोशिश करते हैं। प्रेम, दुख, लालच, ईर्ष्या जैसी भावनाओं को वर्णन करते हैं। योगदान क्या है कि अंग्रेजी नाटक और कविताओं को नई पहचान दी है। अब आठवां, माइकल डी मॉन्टेन। मॉन्टेन क्या है, फ्रांस के एक महान फिलोसोफर थे, एक निबंधकार थे, ऐसे राइटर थे, और इन्होंने आधुनिक निबंध का जनक माना जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक निबंध के जनक किसे माना जाता है, मॉन्टेन को। विशेषता क्या है, अपने अनुभवों पर लिखना, सरल और व्यक्तिगत शैली इस्तेमाल करना, आत्मचिंतन करना। ठीक। वे जो दिखते थे, सुनते हैं और अनुभव करते थे, उसी को अपने निबंध में लिखते थे। और योगदान क्या है इनका, उन्होंने निबंध लेखन को व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़ दिया। ठीक है। आसान निष्कर्ष क्या है, इन सभी साहित्यकारों और महान व्यक्तियों ने साहित्य, समाज, संगीत, दर्शन और मानवता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। तो इनकी रचनाएं क्या है, आज भी लोग क्या है, ज्ञान, प्रेरणा और सही दिशा दे रही है। मतलब ये तो अब नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी रचनाएं अभी भी अवेलेबल है, तो इनको लोग पढ़ते हैं, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। कितनी भी आपकी आने वाली भी पीढ़ी हो सकती है पढ़ते रहे। तो आज के लिए इतना ही। ये शब्द संपदा है, मतलब जो भी हमने पढ़ा है लेख में, वो सब उसका हिंदी अर्थ है। जो चीज़ आपको मान लीजिए पढ़ा, आपको कोई शब्द नहीं समझ में आया, तो उसका अर्थ दिया गया है। स्फूर्ति का मतलब क्या होता है, आवेग का मतलब क्या होता है, यथार्थ, यथार्थ का मतलब क्या होता है, उत्थित का मतलब क्या होता है, सब दिया हुआ है। तो आप इसको भी देख लेंगे। अगर मान लीजिए कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो यहाँ से कर लेंगे, ये आपकी किताब के एकदम लास्ट में दिया होगा। ठीक। बच्चों, ये तो हमने कर लिया कंप्लीट, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है। तो नौवीं में क्या करना है, एकदम अच्छे से समझ के, जैसे जैसे मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं, अच्छे से समझ समझ के एकदम छोड़ देना है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।